नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा ESP आइंस्टाइन साइंस प्लैनेट से। NCERT की जो नई बुक आई है क्लास 9th एक्सप्लोरेशन के नाम से, उसका चैप्टर नंबर 3 करेंगे, टिश्यूज़ इन एक्शन। इससे पहले के दोनों चैप्टर 1 और 2 ऑलरेडी प्लेलिस्ट में एडिड हैं, आप राइट हैंड साइड अपर मोस्ट कॉर्नर पे चेक कर लीजिएगा। एज वेल एज अगर आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट वाइज जाएंगे तो आपको क्लास 9th में ईजिली मिल जाएगा। मेरा ये एडवाइस है बेटा, डायरेक्टली चैप्टर 3 में मत एंटर करना। अगर आपने चैप्टर 2 नहीं किया है, चैप्टर 2 में हमने सेल के बारे में बड़े डिटेल में किया था। अगर किसी बच्चे को चैप्टर 2 समझ नहीं आया तो उसके लिए टिश्यूज़ में दिक्कत आएगी। दिक्कत इसलिए आएगी क्योंकि चैप्टर 2 इज़ द बेसिक। सेल अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो टिश्यू पे जाने में आपको दिक्कत आएगी। तो मेरा ये एडवाइस है, अगर सेल समझ नहीं आया तो फिर से एक बार रिविजिट कीजिए, उसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर चैप्टर नंबर 3 पे आइए। चैप्टर नंबर 3 में टिश्यूज़ के बारे में समझाएंगे। टिश्यूज़ के बारे में समझाने से पहले आपको याद होगा, मैं चैप्टर 2 में आपको क्या बताया था कि जैसे मान लिया मुझे कोई बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग कैसे बनेगी? बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले मुझे ब्रिक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ईंटों से बनना शुरू होगा। ब्रिक से जब कई सारी ब्रिक्स इकट्ठी करूंगा तो वॉल बनेगी, और जब 4 वॉल एक साथ इकट्ठी हो जाएंगी, 4 वॉल मिलके एक रूम बन पाएगा। इस टाइप से क्या बनेगा बेटा? एक रूम बनेगा। और कई सारे रूम मिलके एक फ्लोर बनाते हैं, और इसी टाइप से जब कई सारे फ्लोर 1 2 3 4 5 इस टाइप से जब मैं कई सारे फ्लोर बना लूँगा तो वो मिलके बिल्डिंग कहलाएंगे। ऐसा ही है, ये हमने चैप्टर 2 में समझा था। इसी के पैरेलली अगर मैं देखूं, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ इज सेल। बिल्डिंग ब्लॉक क्या है बेटा? सेल है। सेल जब कंबाइन होंगे, ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। उसको हम क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। और जब कई सारे टिश्यू मिल जाएंगे तो वो एक ऑर्गन बना देंगे। कई सारे टिश्यू मिलके एक टाइप का जब काम कर रहे होंगे, दैट इज नोन एज ऑर्गन। जैसे हमारा हार्ट एक ऑर्गन है, लीवर एक ऑर्गन है, किडनी एक ऑर्गन है। और जब कई सारे ऑर्गन मिलके एक ही काम कर रहे होंगे, दैट इज नोन एज ऑर्गन सिस्टम। जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, दैट इज ऑर्गन सिस्टम। एंड एट द लास्ट, जब अब मेरे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जब ये कई सारे सिस्टम मिल गए तो क्या बना दिया? ऑर्गेनिज्म बना दिया। ऑर्गेनिज्म बोल दो, फुल बॉडी बोल दो, इस टाइप से बना। तो चैप्टर 2 में हमने सेल के बारे में बड़ा डिटेल में पढ़ा था। अगर आपको सेल अच्छे से समझ आ गया है, नाउ यू शुड गो फॉर टिश्यू। टिश्यू क्या है? टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल जो कि मिलजुल के एक टाइप का काम कर रहे हैं। ऐसे सेल जो कि मिल के एक जैसा काम कर रहे हैं, दे आर नोन एज टिश्यू। फिर जब हम टिश्यू को समझ जाएंगे तो इस चैप्टर में आपको बता रखा है कि कई सारे टिश्यू भी मिलके एक टिश्यू सिस्टम बनाएंगे। टिश्यू मिलके एक टिश्यू सिस्टम बनाएंगे और फिर ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म पे जाएंगे। तो क्लास 9th में इन 2 चैप्टर पे आपके बेटा ज़्यादा ध्यान दिया है। हम इनको बड़े डिटेल में करेंगे। चैप्टर 2 कर चुके हैं, चैप्टर 3 हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। आइए आपकी बुक से स्टार्ट करते हैं। जैसे बता रखा है, लाइफ बिगिंस व्हेन ए सिंगल सेल डिवाइड इटसेल्फ सेवरल टाइम्स। लाइफ कब स्टार्ट होती है? जब एक सिंगल सेल आपकी डिवाइड होगी सेवरल टाइम्स टू गिव राइज टू ए लार्ज नंबर ऑफ सेल। एक सेल थी, लाइफ कैसे डेवलप होगी? एक छोटा सा बेबी होता है, बेबी से भी पहले वो स्पर्म और एग के कॉम्बिनेशन से बना, जाइगोट बना, एम्ब्रायो बना। जाइगोट से एम्ब्रायो कैसे बना? एम्ब्रायो से फिटस कैसे बना? वो इस प्रोसेस से एक सेल डिवाइड होके बेटा 2 सेल बनेंगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस टाइप से डिवाइड होती जाएंगी और एक सेल से मल्टीपल सेल बॉडी बन जाती है। These सेल ग्रेजुअली फॉर्म द स्किन। अब बता रहा है कि आपको जो सेल समझ आ गई। अब सेल से आगे टिश्यू का एग्जांपल बताया उसने, स्किन इज ए काइंड ऑफ टिश्यू जो कि हमारे प्रोडक्शन के लिए यूज आता है। नेक्स्ट वन इज मसल। जो हमारी ये मसल्स हैं, ये किस लिए काम आती है बेटा? मूवमेंट के लिए काम आती है। अब मैं हाथ को ऊपर नीचे या फिर जो लिख पा रहा हूँ, वो सब कैसे कर पा रहा हूँ? बिकॉज ऑफ दीज मसल्स। मैं दौड़ पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस मसल्स। सपोर्ट के लिए सर कोई सपोर्ट का एग्जांपल बताइए, तो बोन्स आर ए गुड एग्जांपल ऑफ सपोर्ट। ये भी एक टिश्यू है।
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नर्व्स। अब मुझे कैसे सिग्नल मिला कि मुझे यहाँ मच्छर ने काटा है? जैसे ही मुझे मच्छर काटता है तो मेरे माइंड के पास सिग्नल पहुँचता है, कौन पहुँचाता है? नर्वस। जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल होती हैं, वो मिलके हमारा नर्व्स को बनाते हैं। वही नर्व्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम क्लास 10 में पढ़ेंगे। एंड ऑल अदर ऑर्गन, इस टाइप से ये टिश्यूज के डिफरेंट एग्जांपल बताए आपको। दिस प्रोसेस इज सो इंट्रिकेट, इंट्रिकेट मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत मुश्किल, दैट इट इज कंसिडर वन ऑफ द नेचर्स ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग मार्वल्स। इतना इंट्रिकेट है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना जटिल है कि इसको अभी तक का नेचर का ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग मार्वल्स बताया है। मतलब जो गॉड ने, नेचर ने, कोई भी नाम दे दीजिए आप, जिस भी तरीके से ये सेल डिवाइड हुई, टिश्यूज बने, वो सब कार्यक्रम जो हुआ वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना मुश्किल है कि इसको ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग मार्वल्स में कंसिडर किया जाता है। बता रहा है रिसर्चर हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, रिसर्चर ट्राई कर रहे हैं रेप्लिकेट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए कि किसी तरह ये सब हो पाए, लेकिन इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। उसके बाद बताया उसने कि भाई जैसे मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया, सेल्स मिलके क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू मिलके ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड एट द लास्ट ऑर्गेनिज्म बनेगा। ये जो टिश्यूज का कम्बिनेशन, जो सेल्स का कम्बिनेशन और टिश्यू बनाया, उसी के बारे में बात कर रहा है। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल। डेफिनेशन समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज टिश्यू, टिश्यू का एग्जाम्पल बताइए, तो आप इस तरह से लिखेंगे, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल, सेल्स का ग्रुप है, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, एक टाइप के स्ट्रक्चर से बने हैं, दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, जो मिलजुल के एक अलग से स्पेसिफिक काम करने जा रही हैं, उन सेल्स के ग्रुप को हमने एक नाम दिया, दैट इज टिश्यू। द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू लीड्स टू द डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे हम टिश्यू, आपने देखा होगा, मान लिया एक फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में 2000 लोग काम कर रहे हैं, तो हर एक आदमी का स्पेसिफिक काम होगा। जैसे सुबह वो 9 o'clock मान लिया ऑफिस में पहुंचा, उसको पता है मुझे आज ये करना है, ये करना है, ये करना है, डेली उसका वही पैटर्न है। ऐसा नहीं कि ठीक है 2000 में से 200 लोग ये कर लो, 50 लोग वहाँ चले जाओ, 20 लोग यहाँ चले जाओ, इस टाइप से नहीं होता है। हर एक आदमी को एक डेजिग्नेटेड काम दे रखा है। सिमिलरली वही बता रहा है, इससे क्या होता है बेटा, डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, काम डिवाइड कर दिया है, विच इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द बॉडी, जिससे कि बॉडी की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, बॉडी अच्छे से काम कर सकती है, एंड इनेबल इट टू कैरी आउट कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेसेस। और इससे क्या होगा बेटा, जो जटिल लाइफ की प्रोसेस हैं वो इजी हो जाएंगी, इजीली कंप्लीट हो पाएंगी। जैसे नेक्स्ट पैराग्राफ में उसने समझाया, व्हाई आर प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज डिफरेंट। अब 3-4 रीजन बताएगा कि प्लांट के और एनिमल के टिश्यू। अब ये तो समझ में आ गया कि सेल से मिलके बना रहा है मेरा टिश्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज कर रहा है कि क्या प्लांट के और एनिमल सेल्स के, प्लांट के और एनिमल टिश्यूज, क्या वो जो सेल से मिलके बने जो टिश्यूज, वो डिफरेंट है क्या या एक जैसे हैं? नहीं बेटा, जैसे उनकी लाइफस्टाइल अलग अलग टाइप की है, वैसे ही उनके टिश्यू अलग अलग हैं। जैसे यहाँ समझा रखा है, विदाउट अ रिजिड सेल वॉल, जो प्लांट सेल है वो कैसे है, जो एनिमल सेल है वो बिना रिजिड सेल वॉल के है। क्यों? क्योंकि प्लांट की कुछ और लाइफस्टाइल है, एनिमल की कुछ और लाइफस्टाइल है। अब जो एनिमल सेल की बात कर रहा है उसमें सेल वॉल नहीं होती है। क्यों नहीं होती सर? अच्छी बात है ना, प्लांट में जैसे रिजिड सेल वॉल होती तो एनिमल में भी अगर ये सेल वॉल होती तो अच्छा होता बेटा। अगर अच्छा इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर रिजिड सेल वॉल होती जिसके अंदर बहुत से डेड सेल्स होते तो हम मूव नहीं कर पाते, हम पेड़ की तरह एक जैसे खड़े रहते हैं। तो ये नहीं है, ये भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। कुछ बच्चों को लगता होगा अरे प्लांट्स के पास तो एक्स्ट्रा सेफ्टी है, तो बेटा उनके साथ दिक्कत भी तो है, वो इजीली मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह, हम लोग मूव कर पा रहे हैं। एनिमल सेल कैन चेंज देयर शेप इजीली। अब उसके पास सेल वॉल नहीं है तो अपनी इजीली वो अपने शेप को चेंज कर सकते हैं, इधर से उधर मूवमेंट कर सकते हैं। दिस सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी इवेंचुअली हेल्प मेक देयर बॉडीज सुटेबल फॉर लोकोमोशन। तो इजीली हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो सर फिर तो प्लांट में भी ऐसा ही होता तो ज़्यादा अच्छा था। प्लांट का बेटा अलग रोल है, सर्दी गर्मी बारिश कुछ भी हो, उन्हें बेचारा बाहर धूप में बारिश में सर्दी में खड़ा ही रहना पड़ेगा, तो इसीलिए उनको सेल वॉल प्रोवाइड कर रखी है। तो पहला डिफरेंस समझ आ गया। प्लांट टिश्यू में और एनिमल टिश्यू में मेन डिफरेंस जो है भाई वो अलग अलग टाइप के हैं। क्यों हैं? उसका पहला रीज़न है बिकॉज उनके लोकोमोशन में डिफरेंस है।
वो मूव नहीं कर सकते, वेयर एज एनिमल सेल मूव कर सकते हैं। अनदर मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल इज देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकेंड डिफरेंस बताया उसने न्यूट्रिशन का। पहला क्या बताया? लोकोमोशन का। दूसरा क्या बताया? यहाँ न्यूट्रिशन का बताया। न्यूट्रिशन में डिफरेंस है। कैसे? जो प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं। सनलाइट आई, उन्होंने खुद से खाना प्रिपेयर कर लिया। लेकिन क्या एनिमल्स प्रिपेयर कर सकते हैं? नहीं सर, मेरी मम्मा तो करती हैं, किचन में मेरी मम्मा ही करती हैं, तो एनिमल्स कर सकते हैं। नहीं बेटा, वो प्रिपेयर नहीं कर रही, वो जस्ट कुक कर रही हैं। उन्होंने सिर्फ उसको कुक किया है। अनटिल अनलेस उनके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा, कोई प्लांट्स, कोई मीट, कोई अंडा, कुछ भी जो दूसरे ऑब्जेक्ट से हमें मिला है, अगर वो चीज़ उनके पास अवेलेबल नहीं है तो सी कैन नॉट प्रिपेयर फूड फॉर यू। इसका मतलब फूड हमें प्लांट से ही मिल रहा है, लेकिन हम उसको बाद में कुक कर रहे हैं, वो डिफरेंस है। तो यहां बता रहा है एनिमल हैव टिश्यू दैट हेल्प देम डाइजेस्ट फूड ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट फूड सोर्सेज। एनिमल के पास ऐसे टिश्यू होते हैं बेटा जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वाइल प्लांट्स हैव टिश्यूज दैट हेल्प देम यूटिलाइज सोलर एनर्जी। लेकिन प्लांट को कुक फूड नहीं चाहिए, वो जस्ट सोलर एनर्जी लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना प्रिपेयर कर लेते हैं। वही चीज़ बता रखा है। उसके बाद सेकेंड डिफरेंस हो गया। थर्ड बता रहा है प्लांट एंड एनिमल हैव डिस्टिंक्ट टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्टिंग द फूड एंड वाटर। जो खाना है और पानी है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी उनका मैकेनिज्म अलग अलग है। फॉर एग्जांपल बात करें कि जो मेरी बॉडी में फूड था, कंज्यूम किया, तो वो माउथ से, इसोफेगस, स्टमक, इस टाइप से मूव किया। वेयरएज अगर हम प्लांट की बात करें तो उसको जो रॉ मटेरियल है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर है, वो उनको ऑब्जर्व करने का तरीका और होगा। वही बता रहा है। द ग्रोथ पैटर्न इन प्लांट एंड एनिमल ऑल्सो वेरी। ग्रोथ पैटर्न भी अलग अलग है बिकॉज द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ डिफर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फोर्थ वन क्या बताया बेटा? ग्रोथ वाला। तो ये 4 पॉइंट बताया उसने। ये 4 पॉइंट्स अपने नोट्स में लिख लेंगे आप, तो फायदा क्या होगा? देखो मैं तरीका बता रहा हूँ एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करना है। पूरी कहानी याद नहीं रहती हमें पूरी कहानी याद नहीं रहती। मुझे अगर ये 4 पॉइंट याद रहे कि प्लांट और एनिमल टिश्यू में क्यों डिफरेंस होता है, अगर मुझे 4 पॉइंट याद रहे, पहला कि उसके पास रिजिड सेल वॉल होती है लोकोमोशन के लिए, दूसरा न्यूट्रिशन इनटेक करने का तरीका अलग है, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन का अलग है, और चौथा ग्रोथ पैटर्न अलग अलग है। अगर मुझे ये 4 पॉइंट्स याद रहे तो एग्जाम में हर एक पॉइंट के सामने 2-2 लाइन लिख दी मैंने किसी भी तरह से, तो आपके पूरे नंबर हैं भाई। और सच बता रहा हूँ, ये पूरी कहानी किसी को याद नहीं रहती। पॉइंट्स वाइज अगर आप पढ़ना सीखोगे, अपने नोट्स में इस टाइप से लिखो कि भाई प्लांट में और इसमें क्या डिफरेंस है, ये 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स लिख लो, ये 4 पॉइंट याद करके चले जाओ। और उसके बारे में बेसिक थीम आपको याद होनी चाहिए, भाई क्या क्या डिफरेंसेस थे। ओके, लोकोमोशन में डिफरेंस था, क्यों? क्योंकि प्लांट्स तो बाहर हवा में रहेगा, खुले धूप लगेगी, छाया लगेगी, सब कुछ उसको भुगतना है, तो दैट कैन नॉट मूव। तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे कैसे 2-2 लाइन एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट आता है टिश्यू फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स। अभी उसने बता दिया कि प्लांट में और एनिमल टिश्यूज में डिफरेंस है, तो अब बता रहा है कि जो प्लांट में जो टिश्यूज होंगे ग्रोथ के लिए, वो कैसे काम करेंगे, ग्रोथ कैसे होगा। अभी स्पेसिफिक हम प्लांट्स पे जा रहे हैं और प्लांट्स में भी ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे होगा। प्लांट ग्रो इन डिफरेंट वेज। प्लांट अलग अलग तरीकों से कैसे बढ़ेंगे बेटा? इंक्रीज इन लेंथ। कोई भी प्लांट है, मान लो ये प्लांट है मेरा, इस टाइप का कोई प्लांट है, तो ये समझा रहा है हमें कि इसके अंदर क्या होगा बेटा? लेंथ बढ़ेगी। इसकी लेंथ, जो शूट सिस्टम होगा ऊपर की तरफ जाएगा, जो रूट सिस्टम होगा नीचे की तरफ जाएगा। अर्लियर चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं, 7th 8th में हम कर चुके हैं ये कि रूट वाला नीचे की तरफ जाएगा, शूट वाला ऊपर की तरफ जाएगा। इंक्रीज इन इट्स लेंथ, लेंथ बढ़ेगी। दूसरा, इंक्रीज इन इट्स गर्थ। गर्थ मीन्स मोटाई। जो स्टेम होगा, जब मैंने एज ए प्लांट उगाया है तो बिल्कुल पतला सा होगा, ऐसे मरियल सा। जैसे जैसे वो पेड़ बनेगा, पेड़ बनेगा, पेड़ बनेगा, तो उसकी गर्थ बढ़ती जाएगी, उसकी चौड़ाई बढ़ती जाएगी। एंड थर्ड वन, रीग्रोथ आफ्टर कटिंग। तुमने देखा होगा, मेरे यहाँ घास था, गाय आई, गाय ने घास को खाया, अब मैं दुखी हो गया, अरे मेरा तो घास खराब हो गई। कुछ नहीं बेटा, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद आप देखोगे वो ग्रास फिर से उग जाएगा। कैसे उग पाया?
क्योंकि रीग्रोथ होता है बेटा, कटिंग के बाद उसके अंदर रीग्रोथ होगा। वही चीज़ आज हम समझेंगे कि भाई कैसे ये तीन जो इसने बताए कि भाई एक तो लेंथ में बढ़ेगा, एक गर्थ में बढ़ेगा और एक रीग्रोथ होगा। ये तीन चीज़ों के बारे में अभी डिटेल में पढ़ते हैं। अब बता रहा है दिस ग्रोथ रिक्वायर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। सेल हम पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में। तो इसमें क्या होगा, अगर इस टाइप की ग्रोथ चाहिए तो उसको, उन सेल्स को एक्टिवली डिवाइड होना पड़ेगा, फटाफट डिवाइड होना पड़ेगा। वो सेल फटाफट डिवाइड होंगे, दैट टुगेदर फॉर्म ए टिश्यू कॉल्ड अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वो मिलके एक टिश्यू बनाते हैं जैसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। ये पहले टाइप का टिश्यू बता दिया हमें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भी तीन टाइप रहेंगे। मेरिस्टेमेटिक के कितने रहेंगे? तीन टाइप। फर्स्ट वन इज एपिकल। पहले एपिकल के बारे में बताएंगे, फिर सेकेंड एंड थर्ड पे जाएंगे। अभी एपिकल बता रहा है, एपिकल मेरिस्टम, हाउ डू प्लांट्स ग्रो इन लेंथ। वो समझाने के लिए उसने एक एक्टिविटी प्लान कर दी, एक्टिविटी 3.1। सिंपल सी एक्टिविटी, कुछ मुश्किल नहीं है। टिपिकल वर्ड्स में मत जाना, कुछ अलग अलग जैसे बोल रखा है कि कपलिंग जार यूज करना है। नहीं बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कपलिंग याद रहता है तो बहुत अच्छा है, नहीं आता है, आपके पास कपलिंग जार है भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आप एक नॉर्मल ग्लास ले लो, बस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। बोरोसिल वगैरह के जो ग्लास आप घर पे मिल जाते हैं, ट्रांसपेरेंट 2 ग्लास रख लीजिए। इस टाइप से 2 ग्लास रख लीजिए, सेम साइज के 2 प्याज रख लीजिए, ऑनियन, उसमें उल्टा करके रख दीजिए। तो होगा क्या, इसके अंदर से रूट्स जो हैं, ये जो दिखा रखे हैं आपको, ये रूट्स यूँ नीचे बढ़ेंगी। और जब सेम साइज के हैं, सेम एनवायरनमेंट आपने उसको एज इट इज दे रखा है, तो होगा क्या, उनकी ग्रोथ होगी, पानी के अंदर उनकी ग्रोथ बढ़ेगी, नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो आपको क्या करना है, डे वाइज उनकी ग्रोथ चेक करते रहिए, डे वाइज उनकी ग्रोथ चेक करते रहिए। और 3 दिन बाद ऑन डे 3rd, तीसरे दिन क्या करो, कट द रूट टिप्स ऑफ द ओनियन बल्ब इन जार बी। बी में मान लेते हैं हम उनके दोनों के 3 दिन बाद बराबर हो गए थे, दोनों के 3 दिन बाद बराबर हो गए थे। 3 दिन बाद आपको टास्क दिया कि एक काम कीजिए, जो जार बी है, जो जार बी है उसके क्या बोलते हैं, रूट्स को काट दीजिए। इस तरह से काट दिया सर मैंने, काट दीजिए। अब उनकी लेंथ मेजर करते रहिए। अब इसके बाद क्या है, ये बता रहा है, एक एक्सपेरिमेंटल डाटा में उसने टेबल बनाई, लेंथ ऑफ ओनियन रूट मुझे कैलकुलेट करना है। जार ए के लिए 7 डेज कंटिन्यू लगातार मेजर किया, जार बी के लिए 7 डेज कंटिन्यू मेजर किया। बस हमने क्या डिफरेंस किया कि 3 दिन बाद मैंने क्या किया, जो जार बी ब्राउन कलर से दिखा रखा है, ये देखो ध्यान से, जो जार बी ब्राउन कलर से दिखा रखा है, उसको मैंने यहाँ से काट दिया। रूट्स बढ़ रही थी, मैंने क्या किया, उसको कट कर दिया। जैसे समझाने के लिए बताता हूँ बेटा, जैसे फर्स्ट डे देखा मैंने तो दोनों का पॉइंट सेम रहा, दोनों का जो लेंथ थी वो सेम थी। डे सेकंड वाले दिन लगभग बिल्कुल सेम थी, डे 3rd वाले भी लगभग पास थी। डे 4th वाले दिन मैंने क्या किया, बी वाले को बढ़ रहा था और बढ़ के कितना हो गया था, 2.6 के आसपास पहुंच गया था। डे 4 वाले दिन 2.6 के आसपास ये पहुंच गया था, वेरस ये कितना था, 2.9। इस टाइप से पहुंच रहे थे, दोनों सेम चल रहे थे, सेम ग्रोथ के साथ चल रहे थे। मैंने क्या किया, जार बी वाले को काट दिया, काट के अब कितना छोड़ दिया, मैंने उसको 1.6 के आसपास छोड़ दिया। तो अब क्या होगा, अब देखो जैसे ही 1.6 छोड़ा तो ये तो कंटिन्यू बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन ये वाला देखो, यहां से क्या आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। 5th डे भी वो सेम है, 6th डे भी सेम है, 7th डे भी सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इस टाइप से बेटा हमने देखा कि जो जार ए में था दैट इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, लेकिन जार बी में जैसे ही मैंने उसको काटा, जैसे ही यहाँ से काट के यहाँ छोड़ दिया, इतना छोड़ दिया, इतना उसमें मैंने काट दिया, तो अब उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है। वही चीज़ बता रहा है, रूट्स इन जार ए कंटिन्यू टू ग्रो, कंटिन्यू ग्रो होता रहेगा, लेकिन रूट्स इन जार बी स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर द टिप्स आर कट। जैसे मैंने टिप को काटा, अब उसकी ग्रोथ रुक गई है। दिस शोज दैट रूट ग्रो ओनली, सिर्फ और सिर्फ ग्रो करेंगे फ्रॉम देयर टिप्स। रूट कहाँ से ग्रो करेंगे, टिप से ग्रो करेंगे। अगर मान लिया इस टाइप से उसकी टिप नीचे आ रही थी, इस टाइप से जो उसकी टिप नीचे आ रही थी, मैंने उसको काट दिया, काटने के बाद यहाँ से कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने गायब कर दी, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ गायब कर दी जिससे के कारण वो ग्रोथ नहीं हो रही है। वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी ना, दैट इज एपिकल मेरिस्टेम।
द टिप्स कंसिस्ट ऑफ सेल विच डिवाइड कॉन्टिन्यूसली। टिप ऐसी चीज रखे हुए थी जो कि अपने आप ग्रोथ करते जा रही थी। जैसे ही मैंने उसको टिप को काटा, अब वो इंपॉर्टेंट चीज गायब होगी और वो इंपॉर्टेंट चीज ही एपिकल मेरिस्टेम है। प्लांट्स हैव ग्रोथ जोन्स एट द टिप ऑफ देयर रूट्स एंड द शूट्स। प्लांट के पास बेटा यहाँ से नीचे के सिस्टम को रूट बोला जाता है, यहाँ से ऊपर के सिस्टम को शूट बोला जाता है। तो वही बता रहा है, प्लांट के पास ग्रोथ जोन होते हैं टिप में, इस जगह पे। रूट्स में बिल्कुल यहाँ नीचे ये दे रखा है, रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम। उसी को हम कार्दा एपिकल मेरिस्टम बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, यदि थ्योरी सिंपल लैंग्वेज में जो आपको याद आएगी या समझ में आएगी वो सीधी सी बात है बेटा। अगर ये मेरी नॉर्मल अर्थ है तो इससे ऊपर का सिस्टम शूट सिस्टम, इससे नीचे का सिस्टम रूट सिस्टम। शूट के जो अपर मोस्ट पोर्शन पे, बिल्कुल अपर मोस्ट पोर्शन पे एपिकल मेरिस्टम रहेगा, रूट के सबसे लोअर मोस्ट पोर्शन पे एपिकल मेरिस्टम रहेगा, जो कि क्या करेगा, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करता रहेगा, डिवाइड करेगा और बढ़ेगा, डिवाइड करेगा और बढ़ेगा, डिवाइड करेगा और बढ़ेगा, डिवाइड करेगा और बढ़ेगा। इसी को हम एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। समझ आया? आगे चलते हैं, सेकंड टाइप का मेरिस्टम की बात कर रहे हैं, दैट इज लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मीन्स लेटा हुआ, रटने का नहीं बता रहा, मतलब क्या बोलते हैं, समझने के लिए बता रहा हूँ, याद नहीं रहेगा बच्चों को। लेटरल मतलब लेटा हुआ, लेटा हुआ मतलब फ्लैट, पैरेलल टू द ग्राउंड, दैट इज हॉरिजॉन्टल एक्सेस। तो वही बता रहा है, कोई भी मान लिया कोई वुडन आपने देखा होगा, कोई ट्री है, ट्री को स्टेम को, मान लिया ये ट्री है, इस टाइप से कोई ट्री था, ट्री के स्टेम को यहाँ से काट दीजिए, इतना पोर्शन बाहर निकाल लीजिए। जैसे हम किसी कुकुम्बर को नहीं काटते, कुकुम्बर को काट के उस पोर्शन को अब ऊपर से जब हम देखेंगे ऐसे ऊपर से, तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा। कोई भी बड़ा पेड़ काटा उसने जो कई साल पुराना है, 20, 30, 50 साल पुराना पेड़ काटा, और काटने के बाद अब उसको ये ऊपर की तरफ से देख रहा है, यूं ये काटा, ये काटा, काटने के बाद अब इसको ऊपर की तरफ से जब हम देखेंगे तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा। टीएस मीन्स ट्रांसवर्स सेक्शन। जो ट्रांसवर्स सेक्शन है जिसको हॉरिजॉन्टली मैंने काटा है, अब उसको जब मैं ध्यान से देखूंगा तो आपको क्या चीज़ दिखाई दे रहा है, आप इस इमेज को ध्यान से देखो बेटा। एक सेंटर पोर्शन है इस टाइप से, उसके चारों तरफ अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको सर्कुलर रिंग्स दिखाई देंगी इस टाइप से। सर्कुलर रिंग्स दिखाई दे रही हैं? हाँ सर दिखाई दे रही हैं। ये सर्कुलर रिंग्स क्या हैं? ये सर्कुलर रिंग्स उसकी ग्रोथ दिखा रहा है लेटरली। एपिकल में तो क्या था, ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, नीचे की तरफ बढ़ रहा था। अब हम बात कर रहे हैं गर्थ की। गर्थ मीन्स कैसे धीरे 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 वो चौड़ा होता चला गया, और आज के टाइम में इतना चौड़ा हो गया है, पेड़ बन गया है। वो कैसे बना? पहले एक पतला सा रहा होगा, फिर नेक्स्ट ईयर एक साल बाद उसकी एक, ये जो सर्कल दिखा रहा है, एक सर्कल और बढ़ गया होगा, फिर अगले साल एक सर्कल और बढ़ गया होगा, फिर अगले साल एक सर्कल और बढ़ गया होगा। इस टाइप से वो यूँ चौड़ा होता चला गया, और मुझे एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, ये सर्कुलर रिंग्स दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं सर्कुलर रिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। जब मैंने उसको इस टाइप से देखा, आई हैव ऑब्जर्व द कट ट्रंक ऑफ ए ट्री, ट्री के कट पार्ट को देखा, आपने नोटिस किया होगा सेवरल रिंग लाइक पैटर्न्स, ये ऐसे रिंग लाइक पैटर्न आपको दिखाई दे रहे होंगे। दीज आर एनुअल ग्रोथ रिंग। इनको नाम क्या दिया? इनका नाम क्या दिया बेटा? ये बेटा दीज आर टेक्निकल वर्ड्स। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाता है, और जो मैं एग्जांपल देता हूँ बच्चे को एग्जांपल टनाटन याद भी रहते हैं, लेकिन ये टेक्निकल वर्ड्स जो यूज़ कर रखे हैं इनको ज़रूर अंडरलाइन कर लिया करो। अगर आपकी डेफिनेशन में, अगर आपके एक्सप्लेनेशन में ये वर्ड्स आ रहे हैं तो बल्ले बल्ले। तो आप क्या लिखोगे? एनुअल ग्रोथ रिंग। एनुअल मतलब हर एक साल जो ग्रोथ हो रही थी, कैसे? लेटरली, लेटरली जो बढ़ रहा था, जो उसकी गर्थ बढ़ रही थी, उसके बारे में। सम एनुअल रिंग्स आर वाइड। यहाँ देखोगे कुछ एनुअल रिंग के बीच में चौड़ाई है, अच्छी खासी चौड़ी है, और कुछ बिल्कुल पास पास आके देखो, जैसे लास्ट में देखो बिल्कुल पास पास आ रखी हैं। एंड सम आर नैरो, कुछ पतली पतली हैं। रिफ्लेक्टिंग द फेवरेबल और अनफेवरेबल ग्रोथ कंडीशन ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। क्यों ऐसा रहा होगा बेटा? किसी साल में आप पढ़ाई से फ्री रहे होंगे तो आपने इस ट्री को बड़े अच्छे से पानी दिया होगा, इसकी केयर की होगी, इसकी कटिंग कुटिंग ये सब जो जो करना है आपने अच्छे से उसको मेंटेन किया होगा, न्यूट्रिएंट्स डाले होंगे, तो उस साल उसकी ग्रोथ बढ़ेगी। कोई साल फिर आपका बोर्ड एग्जाम आ गया, अरे भाई अब ज़्यादा गार्डनिंग पर ध्यान नहीं देंगे, तो बच्चा क्या करेगा? उसको छोड़ देगा, तो उस साल पेड़ की ग्रोथ कम होगी। तो वही बता रहा है, तो उस साल पेड़ की ग्रोथ कम हुई होगी, किसी साल ज़्यादा हुई होगी।
बाय काउंटिंग दीज एनुअल रिंग्स को काउंट करते हुए साइंटिस्ट कैन एस्टिमेट द एज ऑफ ए ट्री एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड द ग्रोथ कंडीशन अंडर विच इट ग्रू। तो इस तरह से जो साइंटिस्ट हैं वो पेड़ की एज का भी अंदाजा लगा लेंगे कि भाई इतने साल हो गए, इतनी रिंग्स मुझे दिखाई दे रही है, इसका मतलब लगभग इतने साल हो गए। और दूसरा ये अंदाजा लगा लेंगे कि किस साल इस पेड़ को अच्छी ग्रोथ मिली और किस साल इस पेड़ को बुरी ग्रोथ मिली, किस साल इसको फेवरेबल कंडीशन मिली, किस साल नहीं मिली। ये हुआ किस कारण से, जो गर्थ बढ़ी, इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल अरेंज्ड इन ए रिंग इन द स्टेम। स्टेम के अंदर जो सेल थी जो ग्रोथ कर रही थी उसके कारण रही। दीज सेल डिवाइड, अब भाई सेल डिवाइड होगी तभी तो और सेल बढ़ेंगी, तभी और सेल बढ़ेंगी। ये सेल डिवाइड हुई एंड प्रोड्यूस न्यू सेल्स इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ ए कंसेंट्रिक मैनर। कैसे, एक कंसेंट्रिक मैनर में बढ़ी। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है बेटा जिनका एक सेंटर हो। दीज टू सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक बिकॉज इनका एक ही सेंटर है, कॉन्सेंट्रिक, सेंटर एक ही हो जिनका, लीडिंग टू एन इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ द स्टेम। इस टाइप से उसका स्टेम बढ़ता चला गया। दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज कॉल्ड द लेटरल मेरिस्टेम। इस टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या नाम दिया बेटा, लेटरल मेरिस्टेम। सेकेंड टाइप का हो गया है। मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जब हमने पढ़ना शुरू किया था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से थे, वो टिश्यू थे जो कि कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होते चले गए, फटाफट डिवाइड होते चले गए और ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट थे। पहला एपिकल, जो ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। दूसरा लेटरल, जो लेटे हुए, मतलब जो उसको चौड़ाई दे रहा है, जो गर्थ दे रहा है, दैट इज लेटरल मेरिस्टेम, जो अभी अभी पढ़ा। थर्ड वन आ गया इंटरकैलरी मेरिस्टेम। थर्ड कौन सा, इंटरकैलरी। इंटरकैलरी बेटा वहाँ यूज होगा, मान लिया आपने जो घास था, घास को गाय खा के चली गई, उसके बाद कटने के बाद जो रीग्रोथ होती है, दोबारा से कट गया फिर भी बढ़ रहा है। आपने देखा होगा जब प्याज की रूट्स को मैंने काट दिया था, प्याज की रूट्स नहीं बढ़ रही थी, क्यों, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एपिकल मेरिस्टेम था। यहाँ मैंने घास को ऊपर से कतर दिया, काट दिया, मशीन से काट दिया, फिर बढ़ गया, क्यों, बिकॉज उसके अंदर इंटरकैलरी मेरिस्टेम था। इंटरकैलरी क्या है सर, नया वर्ड है। नया वर्ड है तो उसकी रूट पे चलते हैं, उसकी जड़ पे चलते हैं, क्योंकि एक एक चीज़ को हमें समझना जरूरी है। इंटरकैलरी बेटा ये बेसिकली लैटिन वर्ड है। इस वर्ड का मतलब कहीं ना कहीं जो अपना ये रहता है ना कि कैलेंडर में हम एक दिन एक्स्ट्रा घुसा देते हैं, 29 फरवरी फॉर एग्जाम्पल, दिन को एडजस्ट करने के लिए। क्लास 8 में आपने डिटेल में पढ़ा था, वहीं से ये इंटरकैलरी वर्ड आया है, जो ज़बरदस्ती से कुछ घुसा दिया। सिमिलरली यहाँ मेरिस्टेम में क्या होगा, जैसे ही आप पेड़ के किसी प्लांट के स्टेम को काट दिया, जैसे मैंने यहाँ से काटा तो यहाँ इसके इस एरिया में इंटरकैलरी मेरिस्टेम होगा, जिसके कारण एक नई ब्रांच तैयार कर दी उसने। आपने देखा होगा प्लांट अब इधर बढ़ना शुरू हो जाएगा, प्लांट अब इधर बढ़ना शुरू हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण वो लेफ्ट और राइट में बढ़ने शुरू हो जाएंगे, ऊपर से कट जाएगा। तो What do you think happens to the growth of the plant if the tip of a young stem is cut? अगर एक young stem को मैं काट दूं तो क्या होगा उसके साथ, the stem stop growing, तो स्टेम की लंबाई बढ़नी कम हो जाएगी, बट न्यू ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द नोड्स ऑफ द स्टेम। स्टेम के नोड से नए ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगी। द इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ इंटरनोड। इंटरनोड के बेस पे मिलेगी। इंटरनोड मतलब जहां वो नोड बन रहा है, और जस्ट अबव द नोड, दो नोड्स के बीच में। इंटरनोड मतलब दो नोड्स के बीच में, एक नोड ये एक नोड ये, इसके बीच में, या फिर नोड के बिल्कुल पास में। दो तरीके बताएं, बेस ऑफ द इंटरनोड और जस्ट अबव द नोड, दो जगह बढ़ सकती है। द नोड इज पॉइंट ऑन प्लांट स्टेम वेयर ब्रांचेस और लीव्स अराइज। नोड बता रहा है, नोड किसे बोलते हैं, इस पॉइंट को नोड बोलते हैं जहां लीव्स या ब्रांचेस अराइज हो रही हैं। द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन द टू नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड। दो नोड के बीच के डिस्टेंस को, दो नोड के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। उस पार्ट को इंटरनोड बोलते हैं। जैसे ये दिखाया बेटा आपने, किसी भी कोई हैज है, हैज मतलब जो चार दीवारी टाइप दीवार, मतलब कुछ पौधे ऐसे नहीं होते जिसको आपने देखा होगा गार्डन में ऐसे चार दीवारी टाइप बना देते हैं, उसको हैज बोलते बेटा। अगर उसकी कटिंग करते हैं, तो तुमने देखा होगा वो भी बड़े क्लियर से साफ फिर से नेक्स्ट उग के आ जाते हैं। सिमिलरली अगर कोई लॉन है जिसकी मैं मोइंग कर रहा हूँ,
इस मशीन से नहीं काट देते। वो लॉन में जो घास है, घास काटने के बाद वो फिर से रीग्रोथ करता है उसी को, या फिर गाय ने घास को खा लिया, वो घास फिर से उग जाता है। तो वो जो उगता है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस इंटरकैलरी मेरिस्टम। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टम, उसमें क्या था, उस नोड के पास, एट द नोड ऑफ इट्स स्टेम, स्टेम के नोड के पास क्या था बेटा, इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट था। दीज मेरिस्टमेटिक टिश्यू, ऐसे टिश्यू को हम क्या बोलेंगे बेटा, इंटरकैलरी मेरिस्टम। दस प्लांट्स हैव 3 टाइप ऑफ मेरिस्टम। फिर से रिवाइज करते हैं, 3 टाइप के मेरिस्टम हैं, कौन कौन से। फर्स्ट वन इज एपिकल, सेकंड इज लेटरल एंड थर्ड वन इज इंटरकैलरी। एपिकल कौन सा, ऊपर नीचे। लेटरल कौन सा, जो लेटा हुआ है, लेफ्ट राइट, जो चौड़ाई बढ़ा रहा है। थर्ड वन इंटरकैलरी कौन सा, जो एक बार काटने के बाद फिर से रीग्रोथ दे रहा है आपको, वो वही चीज बताया है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को समझ लीजिए कि उसके अंदर कैसी सेल होती है, वो समझा रहा है। भाई टिश्यू समझ में आ गया, टिश्यू बना किस चीज़ का हुआ है, सर सेल से मिलके बना है। तो वो जो सेल्स हैं, जो सेल हैं वो आपस में कैसे अरेंज हैं, वो सेल आपस में कैसे अरेंज हैं, अब वो समझाएगा कि उनके बीच में गैप है नहीं है, कैसा है क्या नहीं है, वो समझा रहा है। ये बता रहा है हैव थिन सेल वॉल, उनकी कैसी वॉल होंगी बेटा, पतली पतली थिन सेल वॉल होंगी। ठीक है सर, समझ आ गया। ए लार्ज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, हर एक सेल के अंदर बड़ा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, बड़ा न्यूक्लियस होगा, ये समझा रहा है। एंड डेंस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कैसा होगा, जो इसके अंदर लिक्विड भरा होगा ना, जो लिक्विड भरा होगा सेल के अंदर वो काफी डेंस होगा, मींस पेस्ट टाइप, ज्यादा जेली टाइप स्ट्रक्चर होगा। और मैनी ऑर्गेनल्स होंगे। ये सब किस लिए है बेटा, मैनी ऑर्गेनल्स, जेली टाइप स्ट्रक्चर, ये सब किस लिए है, ताकि उसके पास बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हों। क्यों, क्योंकि अभी जो आपको ये एक सेल दिखाई दे रही है, अभी जो आपको ये एक सेल दिखाई दे रही है, ये बहुत जल्दी 2 बन जाएगी, 2 से 4 बन जाएगी, 4 से 8 बन जाएगी। क्यों, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का रोल ही यही है कि उसको फास्टली डिवीजन करना है। वैक्यूल्स आर जनरली एब्सेंट, और वैक्यूल्स नहीं है। अब आपसे पूछेगा भी, इसमें आगे क्वेश्चन पूछ रखा है कि मेरिस्टेमेटिक में वैक्यूल्स क्यों नहीं होते हैं। इसलिए नहीं होते बेटा क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का अलग रोल है, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है उसका अलग रोल है। उसका पर्पस है कि फटाफट डिवाइड हो जाए, कुछ स्टोर नहीं करना है उसको, फ्यूचर की प्लानिंग नहीं है। 1 से 2 बने फिर आगे चल गया। एपिकल में देखा होगा, जैसे आप टिप पे हो, यहाँ से डिवाइड हुआ, अगला बना लिया, फिर डिवाइड हुआ, फिर इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, उसको स्टोर कुछ नहीं करना है। इसलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल्स नहीं होता है। एंड आर टाइटली पैक्ड विद लिटल और नो इंटरसेल्युलर स्पेस। और इनका क्या होगा बेटा, ये बड़े पास पास होंगे एक दूसरे से, जैसे ये दिखा रखा ना, इतना दूर नहीं होगा, बिल्कुल पास पास होंगे, सटके रहेंगे। इनके बीच में इंटर सेलुलर स्पेस नहीं होगा। इंटर सेलुलर मतलब 2 सेल्स के बीच का स्पेस ना के बराबर होगा। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अलाउ देम कॉन्टिन्यूअस एंड रैपिड सेल डिवीजन। तो इससे फायदा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस, लगातार डिवीजन चलता रहेगा, एंड रैपिड, बहुत तेजी से सेल डिवीजन होगा, यानी मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा, वही तो उसका रोल है। अभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं। हाँ सर, अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है बेटा, कभी तो ये भी बूढ़ा हो जाएगा। भाई जो टिश्यू है वो एक टाइम के बाद ये भी बूढ़ा हो गया, ओल्ड एज हो गया। ओल्ड एज होने के बाद क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही अपने, जब एक टाइम ऐसा आएगा जब अपनी ग्रोथ को नहीं कर पाएगा आगे। आपने देखा होगा कोई भी प्लांट ग्रोथ किए जा रहा है, एक लेवल के बाद जैसे हम लोगों की हाइट रुक जाती है, ऐसे प्लांट्स की भी हाइट रुकी मान लिया। सेम ऐसे ही टिश्यूज के साथ भी तो ऐसा ही होता होगा। टिश्यूज भी मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं अब, और सेल नहीं पैदा कर पा रहे हैं, तो क्या होगा बेटा, दे विल कन्वर्ट इनटू परमानेंट टिश्यू। वो क्या बन जाएंगे बेटा, परमानेंट टिश्यू। अब उनका रोल चेंज हो जाएगा। दीज सेल बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। अब वो स्पेशलाइज्ड, उनको एक अलग से रोल दे दिया जाएगा, स्पेशल काम दे दिया जाएगा। जैसे कि भाई तुम परमानेंट हो, अब तुम टूटने वाले नहीं हो, तो तुम एक काम करो, सपोर्ट दे दो हमें, तुम ट्रांसपोर्ट कर दो या फिर स्टोरेज कर लो। दिस प्रोसेस बाय विच मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बिकम स्पेशलाइज्ड, वो प्रोसेस जिसमें कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्पेशलाइज्ड बन गए हैं, उसी को डिफरेंशिएशन कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, डिफरेंशिएशन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बिकम परमानेंट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, डिफाइन द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आप बताओगे वो प्रोसेस
in which meristematic tissue becomes permanent. That process is known as differentiation. मैरिस्मेटिक टिश्यू अब किस में कन्वर्ट हो गए बेटा? परमानेंट में कन्वर्ट हो गए। क्यों कन्वर्ट हो गए? क्योंकि अब वो और डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, अब और मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो अब उसका रोल क्या रह गया? उसका रोल चेंज हो गया है। अब उसको एक अलग से काम दे दिया जाएगा, भाई तू एक काम कर यार, तेरे से कुछ हो तो नहीं रहा है, तू या तो स्टोर करना शुरू कर दे, या हमें सपोर्ट ही दे दे, या ट्रांसपोर्ट कर दे। ये 2-3 काम दे रखे हैं, लेकिन तू रहेगा एक जैसा। अब वो परमानेंट हो जाएंगे, बार बार मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए अब हम परमानेंट टिश्यू को समझते हैं। यहाँ तक समझ आया? मैरिस्मेटिक क्लियर हुआ? मैरिस्मेटिक से ही परमानेंट बनेंगे। आपने देखा होगा बेटा, कोई भी प्लांट जब आप उगाते हो तो उसके जो स्टेम रहेगा किस कलर का रहता है? ग्रीन कलर का। हाँ सर, बिल्कुल ग्रीन टाइप रहता है, बिल्कुल चमकीला ग्रीन रहता है। थोड़े दिनों बाद जैसे जैसे वो ट्री की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो अब उसके स्टेम को देखो किस कलर का हो जाता है? सर ब्राउन सा हो जाता है। और ब्राउन को आप ऐसे नाखून से छीलोगे, निकालने की कोशिश करोगे, चाकू से निकाल के देखोगे, तो आपने देखा होगा उसके जो सेल्स हैं वो बिल्कुल डेड टाइप हो जाते हैं, बिल्कुल डेड टाइप हो जाते हैं। अब वो ना तो ग्रोथ कर रहे हैं, वो बस बाहर एक कवरिंग दे रखी है, सपोर्ट के लिए हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हैं। वो जो ग्रीन टू ब्राउन में कन्वर्ट हुए, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफरेंशिएशन। और जो अब ब्राउन कलर के हो गए, डेड सेल हो गए हैं, दे आर परमानेंट टिश्यू। वो क्या है हमारे? परमानेंट। बने किससे? पहले कैसा था प्लांट? मैरिस्मेटिक था, अब कैसा हो गया? परमानेंट टिश्यू से बन गया। वो उसके अंदर हैं मैरिस्मेटिक जो ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन बाहर वाला डेड हो गया। वही चीज समझा रहा है कि इस टाइप से अगर अब हम किसी भी प्लांट के ट्रांसवर्स सेक्शन को देखा, मीन्स टाइम ये था, मैं 2-3 बार समझा चुका हूँ। ट्रांसवर्स सेक्शन आपको पता होना चाहिए, वर्टिकल सेक्शन आपको पता होना चाहिए। ट्रांसवर्स मीन्स एक यू प्लांट है, उसकी मैंने ये पोर्शन काट लिया, ऐसे काट के बाहर निकाल लिया। पोर्शन जब काटूंगा तो कुछ इस टाइप से निकल के आएगा बाहर से। तो उस पोर्शन को दिखा रखा है बेटा। उस पोर्शन को दिखाने के बाद उसके एक स्लाइस को जूम इन करके दिखा रखा है आपको। एक स्लाइस को जूम इन करके दिखा रखा है भाई, कौन कौन से उसमें पार्ट्स हैं, कैसे कैसे वो काम कर रहा है। तो अगर इसमें हम ध्यान से देखेंगे बेटा, तो आपको बाहर से स्टार्ट करते हैं। जब भाई किसी भी प्लांट को अगर जो स्टेम है उसके बाहर की तरफ से मैं सुई चुभाता हूँ, चलो सुई चुभाता हूँ, या फिर मैं एंटर करता हूँ, तो मुझे कैसा दिखाई देगा? देखो समझो, ये बिल्कुल इसका बाहरी पोर्शन है, ये वाला बाहरी पोर्शन है, आउटर। जब आउटर पोर्शन से मैं एंटर करूंगा तो सबसे पहले मेरी मुलाकात होगी एपिडर्मल हेयर से। ये 3 चीजें, क्यूटिकल, एपिडर्मिस एंड एपिडर्मल हेयर, ये 3 चीजें, ये वाली 3 चीजें एक पार्ट में आएंगी, जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस वर्ड को तोड़ के देखते हैं बेटा। साइंस के बेटा किसी भी वर्ड को अगर आप समझना चाह रहे हो तो क्या करो, उसको तोड़ के सीखना शुरू करो, कभी नहीं भूलोगे आप। डर्म का मतलब होता है बेटा आउटर स्किन, एपी मतलब बाहरी, तो ऐसे स्किन जो बाहर में है, सबसे बाहरी स्किन। तो ये जो 3 चीजें हैं, एपिडर्मिस हेयर, एपिडर्मिस एंड क्यूटिकल, ये तीनों मिलके हमारा प्लांट का एपिडर्मिस बनाएंगे, यानी बाहरी पोर्शन बनाएंगे। डर्म मीन्स स्किन, एपी मीन्स आउटर मोस्ट। तो एपिडर्मल हेयर होते हैं, इनका क्या पर्पस है? पहले तो हेयर हर एक प्लांट में मिलेंगे नहीं, किसी किसी प्लांट में मिलेंगे। एक तो इनका क्या है बेटा, जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं प्लांट्स वगैरह, क्या बोलते हैं, सनलाइट से जो यूवी रेज आई, उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दूसरा, इट्स ए काइंड ऑफ सेंसरी ऑर्गन। ये प्लांट को अंदर इंफॉर्मेशन बताएगा कि भाई हवा तेज चल रही है, तूफान आ रहा है, या फिर अभी बिल्कुल ठंडा हो रखा है, शांति हो रखी है, बाहर सर्दी है, बाहर गर्मी है। वो सब कौन बताएगा? एपिडर्मल हेयर बताएगा। क्या क्या रोल बताया मैंने इसका? यूवी रेज से प्रोटेक्शन। आपकी बुक में इतना नहीं दे रखा है, समझने के लिए है, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए है, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। यूवी प्रोटेक्शन दिया, सेंसरी ऑर्गन दिया, हीट वगैरह के बारे में बताया, बाहर क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है, वो मैसेंजर टाइप काम करेगा। ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड पोर्शन, जो ये ग्रीन वाली लाइंस दिखा रखी है, ये आउटर मोस्ट, ये एपिडर्मिस है। इसका क्या रोल है बेटा? सपोर्ट प्रोवाइड करना और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, कि बाहर से और अंदर चीजें ना जाएं। अभी जैसे यहां बता रखा है कि कोई प्लांट जैसे डेजर्ट में है, तो उसका एपिडर्मिस काफी मोटा होगा। क्यों मोटा होगा? सच दैट अंदर का पानी बाहर ना जा सके, अंदर का पानी लूज ना करे।
और वही अगर आप एक्वेटिक प्लांट्स की बात करोगे तो एक्वेटिक प्लांट्स का ये जितना पतला होगा उतना अच्छा है। क्यों? ताकि वो बाहर से वाटर को अंदर जाने दे, ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व कर पाए, इसलिए। थर्ड वन इज क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या है? क्यूटिकली बेसिकली वैक्स लाइक स्ट्रक्चर है। वैक्स मतलब मोम, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ लैमिनेशन। अगर आप सिंपल वर्ड में समझना चाहो, लैमिनेशन टाइप प्रोवाइड कर रखा है प्लांट के। अब ये मेरा पौधा था, पौधे के चारों तरफ मैंने क्या लगा दिया, नेचर ने क्या लगा दिया, क्यूटिकल लगा दिया। क्यूटिकल क्या था? क्यूटिकल इज अ काइंड ऑफ वैक्स। वैक्स लगा दिया, उससे फ़ायदा क्या होगा हमें? उससे ये फ़ायदा होगा बेटा कि उसका एक लैमिनेशन टाइप हो गया है, उसका एक लैमिनेशन टाइप हो गया है, अंदर बाहर करना अब उसके भाई इतना आसान नहीं है, जैसे चाहोगे वैसा हो जाएगा। उसके बारे में समझते हैं। पहले हम एपिडर्मिस के बारे में समझेंगे, उसके बाद फिर यहाँ देखो क्या लिखा है बेटा, ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू कौन सा पोर्शन? ये बड़ा, ये तीन, कॉलेनकाइमा, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये तीन चीज़ें मिलके ग्राउंड टिश्यू बनाएंगे। ग्राउंड टिश्यू मीन्स जैसे एक प्लांट की बात करें तो प्लांट में जो मेन पार्ट होता है ना, मेन बॉडी, एपिडर्मिस मीन्स बाहरी बॉडी, ग्राउंड टिश्यू मीन्स जो मेन बॉडी उसकी है, जो मेन बॉडी। ये तीन चीज़ें मिलके, कॉलन, पेरन एंड स्कैम, ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे बेटा? उसका मेन बॉडी बनाएंगे। और सबसे लास्ट में क्या रहेगा बेटा? दिस फ्लोएम एंड जाइलम। ये क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये अंदर से पानी भेजना हो, न्यूट्रिएंट्स भेजना हो, खाना भेजना हो, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे। तो तीन पार्ट में समझ गए। एक पार्ट रहेगा एपिडर्मिस, दूसरा पार्ट रहेगा ग्राउंड टिश्यू जो कि उसकी मेन बॉडी बनाएंगे, एंड थर्ड वर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो हमारे घरों में पाइप लगे हुए हैं। बात समझ रहे हो भाई? एपिडर्मिस मेरे घर की चार दीवारी जो मुझे प्रोटेक्शन देती है। ये फ्लोएम एंड जाइलम जिनको कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, इनका काम है जो हमारे घरों में पाइप लगे हैं ना, नीचे से ऊपर भेज रहा हूँ, ऊपर से नीचे कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए सामान भेजा हूँ वो। एंड थर्ड वन ग्राउंड टिश्यू, वो मेरे घर का मेन बॉडी है। इस टाइप से समझ लीजिए रफ में, अगर आप समझना चाहें तो इस टाइप से इजिली समझ पाएंगे। अब बात कर रहे हैं परमानेंट टिश्यू को समझा रहा है। परमानेंट टिश्यू कैन बी सिंपल। परमानेंट टिश्यू कैसे हो सकते हैं बेटा? बिल्कुल सिंपल हो सकते हैं। सिंपल जब बोल रहे हैं तो इसका मतलब ओनली वन टाइप ऑफ सेल, एक टाइप के सेल से मिलकर बनेगा, दैट इज नोन एज सिंपल टिश्यू। और अगर उसी चीज को मैं कॉम्प्लेक्स बना दूं, कॉम्प्लेक्स कब बनेगा? अगर मैं उसी क्लास में आपको मैथ भी पढ़ा रहा हूं, संस्कृत भी पढ़ा रहा हूं, हिंदी भी पढ़ा रहा हूं, अरे सर क्या कर रहे हो, खिचड़ी बना दिया, तो आपकी चीज कैसी होगी? कॉम्प्लेक्स होगी, कंपोज ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। तो अगर एक टाइप की सेल से ज्यादा मिला के वो बनाएंगे तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। अगर सिंपल मतलब एक टाइप की सेल है, सारी सेल एक जैसी, बस। अब बता रहा है प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में, एपिडर्मिस के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट प्रोटेक्ट्स प्लांट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी? अब मैंने प्लांट को कुछ मारा, हवा चल रही है, तूफान आ रहा है, तो कौन बचाएगा उसे? एपिडर्मिस बचाएगा। वाटर लॉस से कौन बचाएगा? एपिडर्मिस बचाएगा। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रोब्स आए जो प्लांट को खाना चाह रहे हैं, उसको कौन बचाएगा? बाहरी स्किन ही तो बचाती है हमें, कौन बचाता है? स्किन ही बचाती है। एंड एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन, अब सर्दियां हैं, गर्मियां हैं, तब भी उसको एपिडर्मिस ही बचाएगा। तो एपिडर्मिस के बारे में बता रहा है, इट फॉर्म्स द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी। अब इसके बारे में जो सेल हैं उनको समझा रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ ए टाइटली पैक मीन्स नजदीक नजदीक, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट एंड रेक्टेंगुलर सेल्स। ये देखो लेयर कितनी है बेटा? टाइटली पैक है। ये सेल दूसरी सेल के बिल्कुल पास पास है, तीसरी सेल के बिल्कुल पास पास है, और लेयर कितनी है? ध्यान से देखो, ये एक ग्रीन लेयर दिखा रखी है, सिर्फ एक लेयर दिखाई है, मानते हो? वही बोल रहा है, टाइटली पैक सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट एंड रेक्टेंगुलर, फ्लैट सेल है एंड रेक्टेंगुलर सेल है। इट प्रोटेक्ट ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट के सभी पार्ट्स को सेव रखती है। दीज सेल आर कवर्ड विद ए वैक्सी लेयर ऑफ क्यूटीन। इसके ऊपर एक क्यूटीन की वैक्सी लेयर, वैक्सी मतलब मोम जैसी, कॉल्ड क्यूटिकल, जिसका नाम क्या रखा था? क्यूटिकल। तीसरा पार्ट यही था, क्यूटिकल। हाँ सर। इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट द एपिडर्मिस में बी कवर्ड बाय ए थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल। जो हार्श एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, बाहर मरुस्थल है, तो वहां क्या होगा बेटा? थिक लेयर होगी टू रिड्यूस द वाटर लॉस, मोटी लेयर होगी जिससे कि पानी बाहर ना निकल पाए ट्रांसपिरेशन से। कुछ प्लांट्स में हेयर लाइक प्रोजेक्शन भी होंगे, जिसे हमने क्या बोला बेटा? एपिडर्मिल हेयर। इन रूट्स, यही एपिडर्मिस हेयर आपको रूट्स में भी देखने को मिलेंगे।
जैसे ऊपर में हमें हेयर दिखाई दिए थे, सेम ऐसे ही रूट्स आप उखाड़ के देखते हो तो जो छोटे छोटे बाल दिखाई देते हैं, उसी के बारे में बात कर रहा है। तो वो हेयर का क्या काम है? वो बेटा सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सरफेस, जहाँ भी याद करो आपके स्टमक में, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने विलीज पढ़े होंगे, वो भी सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये भी सरफेस एरिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को हम मिट्टी से अब्जॉर्ब करके ऊपर भिजवा दें। सेकेंड समझ आ गया? फर्स्ट वन समझ आ गया। अब सेकेंड पे चलते हैं, सपोर्टिंग टाइप का टिश्यू। फर्स्ट वन के बाद सेकेंड टाइप का सपोर्टिंग टाइप का टिश्यू, ये भी परमानेंट टिश्यू हैं, लेकिन कैसे हैं बेटा? दीज आर सिंपल। सिंपल मतलब अभी भी बताया था, सिंपल मतलब एक टाइप के सेल से मिलके बने हैं और दूसरे टाइप के नहीं मिलेंगे। अभी इमेज में भी देखेंगे, चाहे पैरेन्काइमा देख लो, कोलेनकाइमा देख लो या स्केलेनकाइमा देख लो, तीनों में हर एक सेल, ये सेल इसके जैसा ही है, ये भी इस जैसा ही है, ये भी इस जैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। कोई 2, 3, 4 टाइप के सेल से मिलकर नहीं बने। ये एक टाइप के दिखाई दे रहे हैं, ये एक टाइप के दिखाई दे रहे हैं, ये एक टाइप के। दैट्स व्हाई दे आर नोन सिंपल परमानेंट टिश्यू। व्हाट कीप्स ए प्लांट अपराइट? क्या चीज ऐसी है जो प्लांट को सीधा रखती है? भाई वो चीज है जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सपोर्टिंग टिश्यू, इसीलिए तो उनको सपोर्टिंग टिश्यू बोलते हैं। Why does a fresh twig bend but a dry twig break? अब जो तिनका सा लिया जो ग्रीन से कलर का दिखाई दे रहा है, तो हम जब उसको ऐसे मोड़ के देखते हैं तो जो ग्रीन वाला होता है तो मुड़ जाता है, ऐसे मुड़ जाता है। लेकिन जो ड्राई है, यानी जिसकी जो स्टेम है अगर ब्राउन में कन्वर्ट हो चुकी है तो वो टक से टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? वही बात करेंगे। Why are seed coats hard and how do aquatic plant float? जो सीड के कोट्स होते हैं, डाइकोट, मोनोकोट पढ़ा है? वो कब देखा था हमने? जब उसके कोट को तोड़ते हैं, आउटर बॉडी को तोड़ते हैं, तो जो सीड के कोट निकले वो हार्ड होते हैं। एंड हाउ डू एक्वेटिक प्लांट फ्लोट? और जो पानी के पौधे हैं वो फ्लोट क्यों करते हैं? These functions are carried out by supporting tissue। ये फंक्शन कौन पूरे करता है बेटा? ये सारे फंक्शन सपोर्टिंग टिश्यू करते हैं, जो कि कैसे हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं। ये इस टाइप के बेटा एक नंबर में आ सकते हैं कि सिंपल परमानेंट कौन से होंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट कौन से होंगे। तो सिंपल परमानेंट सपोर्टिंग टिश्यू में आएंगे। नाम बताओ, उनके टाइप बता दो। पैरन, कोलन एंड स्केलेनकाइमा। 3 टाइप के हैं, तीनों बता दिए। अब एक एक को समझते हैं। इसमें पैरेन्काइमा से स्टार्ट कर रखा है, मैं आपको कोलन से समझाऊंगा। ऐसा क्यों? ताकि समझने में आसान रहे। जैसे मैंने बताया था, मान लिया एक सुई मैं उसके अंदर चुभाना चाह रहा हूँ, पेड़ के स्टेम के अंदर, तो सबसे पहले उसकी मुलाकात होगी एपिडर्मिस हेयर से। अगर उस प्लांट पे एपिडर्मिस हेयर नहीं है तो फिर किससे मुलाकात होगी? एपिडर्मिस और क्यूटिकल से। सबसे पहले क्यूटिकल मिलेगा, उसके बाद एपिडर्मिस मिलेगा, क्योंकि क्यूटिकल इज द आउटर मोस्ट। वहाँ क्या है? वो वैक्स टाइप स्ट्रक्चर एक एडिशनल लगा दिया है। उसके बाद जब हम एंटर करेंगे तो हमें 3 मिलेंगे, जिनको तीनों को मिला के हमने क्या बोला? ग्राउंड टिश्यू या फिर सपोर्टिंग टिश्यू या फिर तीसरा नाम क्या दिया था? सिंपल परमानेंट टिश्यू। तीनों में से कोई नाम यूज कर लो, एक ही बात है। इसने पैरेन्काइमा को पहले समझाया है, मैं आपको कोलन में पहले समझा रहा हूं। क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि जैसे ही मैं एपिडर्मिस से एंटर करूंगा, एपिडर्मिस क्रॉस किया, तो सबसे पहले मेरी मुलाकात किससे होगी बेटा? कोलेनकाइमा से होगी। फिर उसके बाद और क्रॉस कर गया, कौन मिलेगा मुझे? पैरेन्काइमा मिलेगा। उसको और क्रॉस करके गया तो मुझे स्केलेनकाइमा मिलेगा। इस टाइप से मैं आगे बढ़ूंगा। अब ये याद कैसे रहेगा सर? पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा, तीसरा कौन सा? इसको बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में याद कर लो कि भाई कोलन था, पैरन था, स्केम था। तो कोलन का पहला वर्ड क्या था सर? सी। अल्फाबेट्स में अगर हम देखेंगे तो सी आएगा सबसे पहले, हाँ सर। उसके बाद क्या आएगा? पी आएगा। उसके बाद क्या आएगा? एस आएगा। तो ये अल्फाबेटिकली अरेंज है। अब समझते हैं कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा एंड स्केलेनकाइमा डिटेल में अंदर जाके। यहाँ सबसे पहले पैरेन्काइमा दिखा रखा है। कैसा है बेटा? हम कोलेनकाइमा पढ़ेंगे पहले। कोलेनकाइमा पढ़ते हैं। कोलेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल। अंडरलाइन कर लीजिए। कोलन भी और पैरेन्काइमा भी, ये दोनों में बेटा लिविंग सेल होते हैं। ये बात ध्यान कर लेना। दोनों में जो पहले 2 मिले ना मुझे, दोनों में मुझे क्या मिलेंगे? लिविंग सेल मिलेंगे विद अनइवनली थिकन्ड कॉर्नर्स। जो इसके कॉर्नर्स होंगे ना, ये ध्यान से देखो बेटा, कहाँ तो बहुत ज़्यादा चौड़ाई है, ये देखो बहुत ज़्यादा चौड़ाई है, और किसी 2 के बीच में बिल्कुल ही जगह नहीं है। तो क्यों जगह नहीं है? क्योंकि वो अनइवनली थिकन्ड है बेटा।
एक जैसे नहीं है, अनइवनली थिकन कॉर्नर है ड्यू टू पैक्टिन। पैक्टिन के कारण, पैक्टिन एक केमिकल का नाम है जो कि उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये वही आ गया, ट्रिक क्यों मुड़ जाती है, इसी के कारण मुड़ जाती है क्योंकि उसे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? कोलेनकाइमा। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या कहोगे? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ कोलेनकाइमा। डिपोजिशन, इसका डिपोजिशन के कारण होता है। दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कोलेनकाइमा का यूज क्या है बेटा? सपोर्ट प्रोवाइड करेगा एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इजीली मूव कर पाएंगे। अलाउइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम एंड टेंड्रिल्स टू बैंड विदाउट ब्रेकिंग। आ गया, स्टेम इजीली मुड़ जाती है और टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स क्या होती है बेटा? आपने क्लाइमर्स देखे हैं? क्लाइमर्स, बोटल गार्ड, बीटर गार्ड, जो ऐसे दीवारों को पकड़ पकड़ चढ़ जाते हैं। तो अगर उन प्लांट्स के साइड में देखोगे, जो साइड में दीवारें रस्सी पकड़ पकड़े चढ़ते हैं, तो उसमें जो मान लीजिए ये प्लांट यूं ऊपर जा रहा है, यूं जा रहा है, जिसको हिंदी में हम बेल बोलते हैं, तो उस बेल में आप देखोगे यूं इस टाइप से टेंड्रिल्स होते हैं। वो क्या करते हैं बेटा? टेंड्रिल्स का रोल क्या होता है? इस टाइप से कोई भी चीज़ होगी ना, उसको पकड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो वो टेंड्रिल्स वो बैंड कर जाते हैं विदाउट ब्रेकिंग। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा तो कैसे होते हैं? अब याद करो, आपने जो इस टाइप की कोई भी क्लाइमर देखा होगा, उसका स्टेम या टेंड्रिल्स किस कलर के थे? सर ग्रीन कलर के थे। अगर ग्रीन है तो वो कैसे होंगे? सर लाइव होंगे, वही तो बता रखा है, लिविंग सेल के बने हैं। फिर से रिपीट करता हूं, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा में क्या होगा बेटा? ये देखो, अनइवनली साइज है, कॉर्नर कैसे होंगे? अनइवनली होंगे। कैसे होंगे? लाइव सेल होंगी। वॉल कैसी हैं? थिक वॉल्स हैं। लाइव कैसी हैं? थिक वॉल हैं, जिंदा हैं। किस लिए यूज की जाती हैं? सपोर्ट के लिए यूज किया जाती हैं। और क्या पर्पस है? बैंडिंग में हेल्प करती हैं। टेंड्रिल्स लगा लो या स्टेम लगा लो, बैंडिंग में कोलेनकाइमा हेल्प करता है। कोलेनकाइमा समझ आया? नेक्स्ट, अब चलते हैं पैरेन्काइमा। अब मैं जब क्यूटिकल से घुसा, क्यूटिकल के बाद क्या आया था? एपिडर्मिस, हेयर और एपिडर्मिस आया था। उसके बाद कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा के बाद अब पैरेन्काइमा से मेरी मुलाकात हो रही है। अब मेरी मुलाकात किससे हो रही है? पैरेन्काइमा से। मैंने बताया था पैरेन्काइमा भी कैसा है? लिविंग सेल के बना है। ये देखो ग्रीन कलर का है। कैसा है? ग्रीन कलर का है। कैसी वॉल है? थिन वॉल है। यहां डिफरेंस याद करना। कोलेनकाइमा वॉल कैसी थी बेटा? थिक थी। पैरेन्काइमा में कैसी है? पैरेन्काइमा में थिन है, यानी पतली वॉल्स हैं। These cells are loosely पैक कर रखे हैं विद इंटरसेलुलर स्पेस। इनके बीच में यहाँ देखो ये स्पेस, ये वाला स्पेस, दो सेल के बीच में यहाँ खाली जगह है। पैरेन्काइमा मेनली स्टोर्स फूड, मेन पर्पस है स्टोर करना फूड को। ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यही वो सेल हैं जो फोटोसिंथेसिस करेंगी इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। इन एक्वेटिक प्लांट स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा फॉर्म्स एयर स्पेसेस। एक्वेटिक प्लांट, ऐसे प्लांट जो पानी में पाए जाते हैं, वहां अलग टाइप के पैरेन्काइमा मिलेंगे जो स्पेशलाइज होंगे इसी काम के लिए, जिनके अंदर एयर स्पेस ज़्यादा रहेगी, ये स्पेस ज़्यादा रहेगी, जिससे क्या होगा? वो फ्लोट कर पाएंगे। पैरेन्काइमा को फिर से रिपीट करता हूं बेटा। पैरेन्काइमा की जो वॉल्स होंगी वो थिन होंगी, पतली पतली होंगी, और उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस ठीक ठाक होगा। जिंदा तो हैं ही। मेन रोल क्या है? फूड को स्टोर करना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, फोटोसिंथेसिस में काम आएंगे। अब क्वेश्चन आएगा कि जो एक्वेटिक प्लांट्स है वो फ्लोट कैसे कर पाते हैं? वो फ्लोट बिकॉज ऑफ पैरेन्काइमा। आप लिख के आओगे बिकॉज ऑफ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में होगा क्या? पैरेन्काइमा में स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल्स होंगी जो कि ज़्यादा एयर पॉकेट पैदा कर देंगे, उनके बीच में ज़्यादा एयर स्पेस रखेंगी, जिससे वो हल्का हो जाएगा, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, और जब हल्का हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, तो वो इजीली फ्लोट कर पाएगा। थर्ड वन, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा के बारे में बता रहा है, इसकी भी बेटा कैसी वॉल्स होंगी? थिक वॉल्स होंगी। ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, एक टाइप का लिक्विड है बेटा, एक टाइप का केमिकल है, जिसके कारण इसकी वॉल थिक हो जाएंगी, मेकिंग देम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। कैसा हो जाएगा बेटा? जब उसकी वॉल थिक है तो हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फॉर्म्स द वुडी स्ट्रक्चर, और जो वुडी स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा बेटा? डेड होगा। वुडी स्ट्रक्चर मैं पहले टाइम से बता रहा हूं, जैसे ही वुडी बना, मजबूत बना, ब्राउन बना, डेड सेल। दिस टिश्यू इज फाउंड इन स्टेम। कहां मिलेगा बेटा? स्टेम में, लीफ की वेन्स में, एंड हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड्स एंड नट्स सच एज कोकोनट हस्क एंड वॉलनट शेल। कोकोनट हस्क, जो नारियल का छिलका उतारते हैं,
बाहरी, बिल्कुल बाहरी, जो नारियल का ब्राउन कलर का होता है वो, और वॉलनट के शेल में जो आपका अखरोट होता है, अखरोट जब तोड़ते हैं जो ऊपरी बाहरी है वो किसका बना हुआ है? स्केलेन कायमा का बना हुआ है। तो दोनों के दोनों कैसे होते हैं सर? नारियल लगा लो या अखरोट लगा लो तो बाहर से आपको कैसे दिखाई देते हैं? मैं ग्रीन नारियल की बात नहीं कर रहा हूँ। ग्रीन नारियल धीरे 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 किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? स्केलेन कायमा में कन्वर्ट हो जाता है। बाहरी लेयर कैसी हो जाती है? बिल्कुल ब्राउन हो जाती है, डेड हो जाती है, उसमें कोई दर्द नहीं होता, उसको कोई फीलिंग नहीं आती। सिमिलरली विद द वॉलनट शेल, वॉलनट जो अखरोट होता है, अखरोट का बाहरी शेल भी स्केलेन कायमा का बना होता है। क्यों? क्योंकि वो डेड सेल का बना है, इसीलिए वो थिक लिग्निफाइड वॉल्स हैं, मोटी मोटी लिग्निफाइड वॉल्स हैं जो कि सपोर्ट के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तीनों समझ आ गए? तीनों को मिला के, ये देखो, तीनों को मिला के क्या नाम दिया बेटा? ग्राउंड टिश्यू। तीनों को मिला के क्या नाम दिया? ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू यहाँ भी है, ये सब मिलके बेटा, ये तीनों मिलके यहाँ तक ग्राउंड टिश्यू बनाते हैं, जो कि मेन बॉडी है हमारे प्लांट का। अब वहाँ से अंदर चलते हैं। अब थर्ड पार्ट आ गया। पहला कौन सा था? एपिडर्मिस। सेकंड कौन सा था? ग्राउंड टिश्यू। थर्ड कौन सा है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दैट इज कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग के लिए यूज किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है। नीचे से पानी ऊपर भेजना है, ऊपर से खाना नीचे भेजना है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन वाला काम है वो करेंगे हमारे कंडक्टिंग टिश्यू। नाम से ही पता चल रहा है कंडक्ट कर रहे हैं। कौन से होंगे बेटा? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कौन से होंगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसके अंदर में कितने टाइप के आएंगे बेटा? 2 टाइप के। फिर से रिवाइज कराता हूं। सबसे पहले एपिडर्मिस में कितने टाइप के थे? 3 टाइप के, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, हेयर एंड एपिडर्मिस। फिर आया सेकंड, जब वहां से एंटर किया तो ग्राउंड टिश्यू। कौन कौन से? कॉलेनकाइमा, पैरेन्काइमा एंड स्केलेनकाइमा, 3। अब आता है कंडक्टिंग टिश्यू। इसके अंदर 2 पार्ट रहेंगे बेटा, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। अब क्लास 8 में भी जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में पढ़ चुके हैं। ये कंडक्टिंग टिश्यू है। कंडक्टिंग मीन्स एक जगह से दूसरी जगह कंडक्शन के काम आएंगे, सामान को ऊपर या नीचे भेजने के काम आएंगे। अब एक बात बताओ, प्लांट के लीफ, फूड फैक्ट्री है, वहाँ तक हमें सारा रॉ मटेरियल यानी कच्चा पदार्थ पहुँचाना है ताकि वहाँ खाना बन पाए। वो खाना बनने के लिए मुझे नीचे से, सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स लेने पड़ेंगे। कौन लेगा? रूट्स लेगा। और रूट्स पिक करके विद द हेल्प ऑफ जाइलम, जाइलम का यूज़ करते हुए लीफ तक पहुँचा देगा। ठीक है, लीफ तक सब जब रॉ मटेरियल पहुँच जाएगा और लीफ ने खाना बना लिया, अब वो खाना, अब ऐसे तो नहीं है जैसे आप घर में मम्मी बोलती हैं कि बेटा आ जाओ सारे खाना खा लो, तो सब लोग अपने रूम से निकल के डिनर टेबल पे पहुंच गए, खाना खा लिया। लेकिन प्लांट में तो ऐसा नहीं है कि भाई लीफ, स्टेम, ब्रांचेस लीफ के पास पहुंच जाएंगे खाना खाने, नहीं। वहाँ से खाना हर एक पार्ट के पास भिजवाना पड़ेगा। वो कौन करेगा? वो फ्लोएम करेगा। ऑलरेडी आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। वही बता रहा है, प्लांट्स हैव स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यू कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। 2 टाइप के हैं बेटा, जाइलम भी है और फ्लोएम भी है, टुगेदर नोन एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कैसे टिश्यू हैं? ये टिश्यू तो हैं, हाँ सर कैसे हैं? परमानेंट हैं, लेकिन किस टाइप के हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स। जब मैं कॉम्प्लेक्स बोल रहा हूँ, अभी तक हमने तीनों पढ़े जो सिंपल परमानेंट थे, उसमें आपने ध्यान से देखा होगा कोई भी सेल दूसरी सेल से अलग टाइप की नहीं थी। लेकिन यहाँ जब हम इसको पढ़ेंगे, चाहे जाइलम पढ़ें चाहे फ्लोएम पढ़ें, हर एक के 4-4 पार्ट हैं, 1, 2, 3 एंड 4। सिमिलरली फ्लोएम के भी 4 पार्ट हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो कैसे हो गए ये? जब 4 चीजों से मिलकर बने हैं, 4 चीजों से मिलकर बने हैं तो कॉम्प्लेक्स बन गए। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल वर्किंग टुगेदर। जाइलम इज द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। क्वेश्चन आएगा, वाटर एंड मिनरल को कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? जाइलम करेगा। और ध्यान करना बेटा, वाटर एंड मिनरल्स एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होते हैं, सिर्फ रूट से उठाएगा और लीफ तक पहुंचा देगा, फिर वो कहीं नहीं जाना। इसीलिए ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं। जो जाइलम ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं वो यूनिडायरेक्शनल करेंगे, यानी सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट कराएंगे, नीचे से उठाएंगे और ऊपर पहुंचा देंगे। लेकिन अब जब खाना प्रिपेयर हो गया, वो खाना पूरे बॉडी पार्ट्स के पास जाना है, ऊपर भी जाना है, नीचे भी जाना है। तो वो कैसा होगा बेटा? बाई डायरेक्शनल होगा। कैसा होगा? बाई डायरेक्शनल, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। जाइलम कंसिस्ट ऑफ, जाइलम के वही 4 पार्ट बता दिए बेटा, ट्रैकियड्स, वेसल, जाइलम के अंदर वाला पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। ये 4 पार्ट बता दिए बेटा, जाइलम का फाइबर, ट्रैकियड, पैरेन्काइमा एंड वेसल। आपके आ सकते हैं जाइलम के कितने पार्ट होते हैं, तो आप बताओगे 4 होते हैं, फाइबर, ट्रैकियड, पैरेन्काइमा एंड वेसल।
ट्रैकियार्ड एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर। कैसे होते हैं बेटा? ट्यूब की फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं? ट्यूब की फॉर्म में होते हैं और थिक वॉल यानी अच्छी चौड़ी वॉल होगी। जाइलम पैरेन्काइमा आर द ओनली लिविंग कंपोनेंट। अब देखो ये वही पैरेन्काइमा है। कौन सा पैरेन्काइमा? जो अभी भी पढ़े थे। कैसा सेल था वो? जिंदा था। तो ये अकेला ऐसा है जो जिंदा रहेगा, बचे हुए तीनों डेड हैं। पैरेन्काइमा कैसा है? जिंदा है। बचे हुए तीनों कैसे हैं? डेड हैं। Unlike the xylem, phloem is mostly made up of living cell. xylem में अधिकतर मरे हुए हैं। phloem कैसे हैं? जिंदा हैं। अधिकतर जिंदा सेल के बने हुए हैं। It consists of sieve tubes. इसमें भी बेटा चार चीजें हैं। sieve tube है, sieve में pores हैं, pore मतलब छेद हैं। companion cell, companion means साथी, ऐसे सेल हैं जो दोस्ती निभाते हैं। एंड पैरेन्काइमा जो फिर से जिंदा है। तो इसके अंदर फ्लोएम के अंदर अधिकतर जिंदा है, जाइलम के अंदर अधिकतर मरे हुए हैं। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड ट्यूबुलर। कुछ सेल कैसी हैं बेटा? लंबी लंबी हैं। ये देखो सीव ट्यूब दिखा रखे हैं ना, जो ये ऐसे लंबी लंबी हैं। आर लॉन्ग एंड ट्यूबुलर जॉइंट एंड टू एंड। ऐसे एक एंड से दूसरा जोड़ दिया, दूसरे से तीसरा जोड़ दिया, तीसरे से चौथा जोड़ दिया। इस टाइप से जोड़ा हुआ है। दीज सेल फॉर्म सीव ट्यूब। इस टाइप से सीव ट्यूब बनती हैं। सीव ट्यूब ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लोएम का क्या काम था? खाना ही तो भिजवाना था, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दोनों जगह से बाई डायरेक्शन रहेगा। तो वो काम कौन करेगा? वही बता रहा है, सीव ट्यूब्स करेंगी। सीव ट्यूब्स क्या करेंगी? खाना ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भिजवाएंगी। द सेलुलर फंक्शन ऑफ द सीव ट्यूब्स सेल आर रेगुलेटेड बाय कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल इसमें उसकी हेल्प करेंगी, रेगुलेट करेंगी, उसको समझाएंगे भाई ज़्यादा भिजवाना है, कम भिजवाना है। वो रेगुलेशन का काम करेंगी। जैसे आपका रेगुलेटर काम करता है ना, स्लो करना है, तेज करना है, सेम ऐसे ही कंपेनियन सेल का यही काम रहेगा। उसको साथी की तरह काम करेंगे, उसको हेल्प करेंगे कि भाई ज़्यादा भिजवाना है, कम भिजवाना है। कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल। जो कंपेनियन सेल है वो भी पैरेन्काइमा सेल्स ही हैं, स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल्स हैं। कंपेनियन सेल आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल्स। मेन फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल इज टू मॉनिटर करना है, ध्यान रखना है लोडिंग एंड ऑफ लोडिंग ऑफ शुगर इन सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स में से शुगर मीन्स खाना कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा। फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर फूड। पैरेन्काइमा का क्या रोल रहेगा बेटा? फूड मटेरियल को स्टोर करना, रेजिन्स को, टैनिन्स को, लेटेक्स को सेव करना, मीन्स स्टोर करने का काम है उनका। द सीव ट्यूब्स आर ऑल्सो सपोर्टेड बाय फ्लोएम फाइबर। उसके अंदर फाइबर भी होंगे विच आर प्राइमरली स्क्लेरेंकाइमेटस। इसका मतलब क्या हुआ? वो स्क्लेरेंकाइमेटस हैं बेटा जो कि डेड सेल्स के बने हैं एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ, मजबूती देने के लिए हैं। हम पढ़े हैं अभी अभी, स्क्लेरेंकाइमा जहाँ भी होगा वो डेड होगा। डेड होगा तो वो क्या करेगा बेटा? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, उसको हिलने नहीं देगा। अभी तक हमने अलग अलग पार्ट पढ़े बेटा। इन ए प्लांट बॉडी दीज टिश्यू डू नॉट वर्क अलोन। अब टिश्यू यहाँ तक आपको समझ आ गए होंगे। अब टिश्यू से एक कदम और आगे चलते हैं। अगर रिवीजन चाहिए तो बताओ, टिश्यू को फिर से रिवाइज करूँ या आगे चलें? आगे चलते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ तक समझ आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार थोड़ा रिवाइज करके फिर से एक बार आइए, फिर उसके बाद आगे चलना। आगे बता रहा है बेटा टिश्यूज यहाँ तक समझ आ गए तो क्या है। अब एक पेड़ में एक टिश्यू बोले भाई मैं तेरे साथ काम नहीं करूँगा। ये हमारी तरह थोड़ी है भाई, ईगो थोड़ी है इनके अंदर ईगो थोड़ी है कि मैं तेरे साथ काम नहीं करूँगा, चल जा, तेरे साथ नहीं खेलता, बैट मेरा है, तेरे को बैटिंग नहीं दूंगा। ऐसा नहीं है बेटा, ये उस टाइप के नहीं हैं। ये मिलजुल के काम करेंगे। तो वही बता रहा है कि ये जो टिश्यू हमने अलग अलग पढ़े, ये अलग से काम नहीं करते। ये अब तक सेल अलग से काम नहीं कर दी, सेल ने मिलकर क्या बनाया? टिश्यू। अब टिश्यू क्या करेंगे? अपना एक छोटा सा सिस्टम बना लेंगे। कुछ टिश्यूज मिलके अपना एक सिस्टम बना लेंगे जिसको हम टिश्यू सिस्टम कहेंगे। In a plant body, these tissues do not work alone. They are organized together into larger groups called tissue system. अब वो ग्रुप बना लेंगे और ग्रुप बना के उसे क्या कहेंगे? टिश्यू सिस्टम। ये भी तीन टाइप के हैं बेटा। डर्मल टिश्यू सिस्टम। डर्मल मतलब वही एपिडर्मिस। डर्म का मतलब क्या होता है? स्किन। रूट्स पे ध्यान देना शुरू करो वर्ड्स के। डर्म, डर्मेटोलॉजिस्ट सुना है? डर्मेटोलॉजिस्ट कौन होता है? ऐसा डॉक्टर जो स्किन का डॉक्टर होता है। एपिडर्मिस बाहरी स्किन। डर्मल टिश्यू ऐसा टिश्यू जो स्किन का देखभाल करता है। दिस फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट। जैसे ये देखो बेटा, कोई भी प्लांट है, ये प्लांट को उसने डिवाइड कर रखा है। तो सबसे बाहर में क्या है? एपिडर्मल टिश्यू। सबसे बाहर में क्या है? एपिडर्मल टिश्यू। ये जिसको मैंने रेड लाइन किया है,
बाहरी टिश्यू। उसके बाद क्या आया, तो एपिडर्मल टिश्यू में कौन कौन से आएंगे, वही 3। सबसे पहले क्यूटिकल, एपिडर्मिस, हेयर एंड एपिडर्मल। उसके बाद जब एंटर करेंगे तो मेन बॉडी ये वाला पोर्शन जो पिंक कलर में दिखा रखा है, दे आर नोन एज ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू में सबसे पहले कौन सा आएगा, कॉलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। मिलके क्या बन गया, ग्राउंड टिश्यू। तीनों ने मिलके क्या बना दिया, ग्राउंड टिश्यू बना दिया। एंड एट द लास्ट बीच में क्या मिलेगा बेटा, ये फ्लोएम एंड जाइलम। अंदर कौन मिलेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू। तो इस टाइप से पूरे प्लांट में 3 चीजों ने मिलकर कार्यक्रम किया, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड फ्लोएम। कोई चीज बता रहा है, उसके बारे में कुछ साइंटिस्ट के बारे में बता रखा है। इसी के साथ यहां आपका प्लांट टिश्यू खत्म हो रहा है। प्लांट टिश्यू के बाद अब बचा क्या, एनिमल टिश्यू। अब एनिमल टिश्यू को अच्छे से समझते हैं। कुछ एक्टिविटी बताई उसने, ब्लिंक योर आइज क्विकली, अपने आइज को ऐसे ब्लिंक कीजिए। क्लिंच एंड ओपन योर फिस्ट, अपने फिस्ट को यूं टाइट कीजिए, खोलिए, टाइट कीजिए, खोलिए। टेक ए डीप ब्रीथ, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए डीप। टच समथिंग वार्म और कोल्ड, किसी ठंडी चीज को टच कर लीजिए, गर्म को टच करोगे तो हाथ जल जाएगा। नाउ थिंक विच टिश्यू हेल्प्स यू मूव। अब हमें टिश्यूज के बारे में समझाएगा बेटा, हमारी बॉडी में कौन कौन से टिश्यू होते हैं, किस टाइप के होते हैं। विच टिश्यू इनेबल यू टू सेंस हीट और कोल्ड, किसी चीज़ को गर्म या ठंडे को मैंने टच किया तो कौन से टिश्यू ने मेरी हेल्प की। विच टिश्यू अलाउ ऑक्सीजन टू एंटर इनटू आवर ब्लड, कौन सा टिश्यू ऐसा था जिसने मेरे अंदर ऑक्सीजन ले जाने में मेरी हेल्प की। तो जैसे वहाँ हमने स्टार्ट किया था, सिमिलरली यहाँ एपिडर्मल टिश्यू से ही बात कर रहे हैं। इसका नाम बताया इसने एपिथेलियल टिश्यू। इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन समझेंगे। एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी, हमारी आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी। चाहे बेटा कोई भी पार्ट देखो अपना, स्पेशली पहले आउटर की बात करेंगे, उसके बाद इंटरनल में भी चलेंगे। इंटरनल में भी है ये। तो हमें सबसे बाहर क्या दिख रहा है, सबसे बाहर हमें दिख रही है स्किन। तो एपिथेलियल टिश्यू के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आउटर कवरिंग आ गया मेरा। एंड ऑल्सो लाइन्स इन द इंटरनल ऑर्गन्स। अब ये लाइन मतलब ये वाली लाइन मत समझ लेना, ये स्ट्रेट लाइन नहीं। यहाँ लाइन्स ऑफ द इंटरनल ऑर्गन का मतलब क्या है, मान लो दिस इज माई स्टमक, तो स्टमक के अंदर की तरफ भी एक स्किन होगी जो उसको HCl से बचा रही होगी, एक बाहर भी एक स्किन होगी। भाई स्किन होगी ना, कुछ स्किन आप इसको डायरेक्टली ऐसी स्किन देखने को नहीं मिलेगी, वहाँ आपको खून खून सा दिखाई देगा, लेकिन कोई तो प्रोटेक्टिव लेयर है, उसी के बारे में बात कर रहा है। लाइन्स ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, मान लिया दिस इज माई हार्ट, ये लोग फिल्मी हार्ट बना देते हैं। इसके अंदर की तरफ भी एक लेयर होगी, एक बाहर की तरफ भी एक लेयर होगी, जिससे बोल रहा है लाइन्स ऑफ द इंटरनल ऑर्गन सच एज द माउथ, ये हमारे मुंह के अंदर की तरफ जो स्किन है। लंग्स, हमारे लंग्स में ब्लड वेसल्स जो हमारी वेन्स हैं, आर्टरी हैं, एंड इंटेस्टाइन जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके अंदर भी तो स्किन है। इट इज कंपोज्ड ऑफ क्लोजली पैक्ड सेल। किन सेल से बनी बेटा, जो सेल्स है ना वो क्लोजली पैक है, बिल्कुल पास पास है, बिल्कुल पास पास है, विद वेरी लिटल स्पेस, उनके बीच में जो जगह है ना बहुत ही कम है। दिस स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स द एंटर्स ऑफ द जर्म्स। अब यही तो होता है, कितनी बार ऐसा होता है। अभी अगर मैं मेरे हाथ के ऊपर देखूं जर्म्स, माइक्रोस्कोप के अंदर मैं अगर देख पाऊं तो एट प्रेजेंट मिलियंस ऑफ जर्म्स मिल जाएंगे मुझे। अगर मैं सच में माइक्रोस्कोप में देख लूं तो मैं खाना नहीं खा सकता इस हाथ से, लेकिन वो मेरी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पा रहे। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस एपिथेलियल टिश्यू। इट रिड्यूसेस वाटर लॉस नहीं होने देगा, एंड ऑल्सो हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन एंड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। किसी चीज़ को अब्जॉर्ब करना है, जैसे अभी मैं नहा लिया, नहाने के बाद इस पर पानी रह गया तो थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाता है, कुछ तो इवापोरेट हो गया और कुछ मेरी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो गया। सिक्रेशन मीन्स सेक्रेट करना, यानी जैसे हम सलाइवा सेक्रेट करते हैं तो वो कौन करता है, मेरा माउथ ही तो करता है। मेरे स्टमक में जो जूस आएगा वो कौन करेगा, वो स्किन करेगा। एंड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, और सब्सटेंस को मूव करने में। एपिथेलियल टिश्यू डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जिनके अलग अलग स्ट्रक्चर होगा, अलग अलग फंक्शन होगा। अब उसको समझने के लिए उसने बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड फंक्शनलिटी एंड स्ट्रक्चर डिफरेंट एपिथेलियल टिश्यू को समझाया है। हमें कैसे होगा, कहाँ होगा, उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले ये देखो बेटा उनका काम क्या है। पहले ये देखो लोकेशन इन द बॉडी, हमें मिलता कहाँ है वो, लाइनिंग ऑफ द टिश्यू इन द ब्लड वेसल। जो मेरी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल कितने टाइप की होती है बेटा, 3 टाइप की। फर्स्ट वन जो ये मेरे बॉडी में यहाँ दिखती हैं, जो ग्रीन कलर की दिख रही हैं, दे आर नोन एज वेन्स, जिनमें हम गंदा खून लेके जाते हैं।
इसके अंदर की तरफ जिसमें अच्छा खून, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दे आर नोन एज आर्टरी। और एट द लास्ट कैपलरी। जो कैपलरी रहेगी वो आपको नॉर्मल लाइफ में दिखती नहीं है, लेकिन अगर आप अपने आइज़ के अंदर देखोगे ना, जो वाइट पोर्शन है, जो आइज़ का, मान लो मेरी ये आई है, ये मेरी आई है, दिस इज द ब्लैक पोर्शन, जो वाइट पोर्शन है, तो कभी इस आइज़ को इधर लेफ्ट या राइट करके देखना, तो इधर में बिल्कुल इधर आपको पतली पतली रेड कलर की वो दिखाई देंगी, दे आर नोन एज कैपलरी। तो 3 फॉर्म में दिखाई दी मुझे, ब्लड वेसल्स और लंग्स में, ये यहाँ ब्लड वेसल में और लंग में लाइनिंग में दिखाई देंगी। ये चीज़ कैसी होंगी बेटा, उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिंगल लेयर होगा, पतली पतली सी होंगी बिल्कुल। फ्लैट सेल्स होंगी, फ्लैट 3.11 में अभी देखते हैं। इनका रोल क्या है, हेल्प इन रैपिड डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। लिक्विड और गैस को डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं। डिफ्यूजन मतलब, डिफ्यूजन आपको याद होगा, हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चीज़, चाहे गैस हो चाहे लिक्विड हो, वो इजीली मूव कर जाएगा। तो वही तो काम है इनका, फंक्शन वही है। क्या काम करेंगे, रैपिड डिफ्यूजन में हेल्प करेंगे। सेकंड, हमारे स्किन, जो स्किन बनी हुई है, ठीक है सर, माउथ, हमारे माउथ एंड ईसोफेगस में मिलेगी, जो हमारे फूड पाइप है वहाँ मिलेगी। यहाँ कैसी होंगी, ऊपर क्या था, सिंगल लेयर थी, यहाँ कैसे है, मल्टीपल लेयर है, क्योंकि वहाँ क्या था बेटा, हमें फटाफट डिफ्यूजन करना था। अगर कई सारी लेयर लगा देता मैं बीच में, तो डिफ्यूजन में टाइम लगता। तो इसलिए नेचर ने क्या किया, वहाँ सिंगल लेयर ली, हमें यहाँ कैसे दी, मैनी लेयर्स दी। क्यों दी, क्योंकि मैनी लेयर्स रहेंगी तो प्रोटेक्शन ज़्यादा रहेगा। द आउटर सेल्स आर फ्लैट एंड टाइटली पैक, बिल्कुल पास। सेल कैसे होंगे, बिल्कुल पास होंगे। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट अंडरलाइंग टिश्यूज फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। जो इसके अंदर में जो भी टिश्यू है, स्किन क्या रोल करता है, किसी ने मुझे पंच मार दिया, छोटा मोटा चाकू मार दिया, कुछ नुकसान हो गया, कट हो गया, लेकिन फिर भी स्किन बच जाती है, अंदर की चीज़ों को बचा लेती है। फ्रिक्शन एंड एंट्री ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स को अंदर नहीं घुसने देती। पहली, ये देखो सिंगल लेयर है, एक लेयर है सेल्स की, कहाँ मिलेगी, ये लंग्स में दिखा रखी है, लंग्स में मिलेगी, मेरे ब्लड वेसल्स में मिलेगी। सेकंड, इसमें क्या है बेटा, मल्टीपल लेयर्स हैं, 1 2 3 4 5, कहाँ मिलेगी, मेरी स्किन में मिलेगी, ईसोफेगस में मिलेगी, माउथ में मिलेगी, ये वो वाली है। थर्ड वन, सलेवरी ग्लैंड, जहाँ पे आपके कोई लिक्विड सेक्रेट किया जा रहा है, जैसे मेरे माउथ में किया जाता है, लीवर में किया जाता है, स्टमक में किया जाता है, वहाँ स्वेट ग्लैंड्स में मिलेंगी एंड स्टमक के इनर लाइनिंग में मिलेगी। ये सेल का क्या होगा बेटा, सेल स्पेशलाइज फॉर प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग सब्सटेंस। मेन पर्पज इनका प्रोड्यूस करना और रिलीज करना उन सब्सटेंसेस को। मे बी क्यूबॉइडल, किस शेप की होंगी, क्यूब जैसी होंगी। किस शेप की होंगी बेटा, क्यूब जैसी होंगी, या फिर कॉलम जैसी होंगी, कोलमनर। कॉलम जैसी मीन्स लंबी लंबी, कॉलम जैसी। क्यूबॉइडल मीन्स ऐसे क्यूब शेप में मिलेंगी, ऐसे क्यूब टाइप शेप में मिलेंगी। मुझे नाम से ही पता चल रहा है मुझे, क्यूबॉइडल या फिर कॉलमनर। पर्पस क्या होगा, पर्पस इनका होगा बेटा सेक्रेट करना, चीज़ों को सेक्रेट करना, लिक्विड को। प्रोडक्शन एंड सेक्रेशन ऑफ म्यूकस, एंजाइम, हॉर्मोन्स एंड स्वेट सलाइवा। इतने टाइप के जो लिक्विड्स हमारी बॉडी में, म्यूकस है, एंजाइम है, हार्मोन को सेक्रेट करना है, पसीने को निकालना है, सलाइवा जो हमारा थूक है उसके बारे में सेक्रेट करना है, वो हमें यहाँ मिलेगी। ये देखो कैसी है बेटा, क्यूब जैसी हैं और लंबे लंबे कॉलम्स हैं, क्यूब जैसी हैं और लंबे लंबे कॉलम्स हैं। ये देखो यहाँ दिखा रखा है, कहाँ मिलेंगे, मेरे स्टमक वगैरह में मिलेंगे। नेक्स्ट, नॉस्ट्रिल, मेरी जो नाक वो है वहाँ मिलेंगी। टेस्ट बर्ड्स मेरी टंग के ऊपर मिलेंगे एंड इनर ईयर, कान के अंदर वाला जो हिस्सा है वहाँ मिलेंगे। स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स, रिसेप्टर हैं, रिसेप्टर मतलब रिसेप्शन करने वाले, सेंस करने वाले, सेंस कर ले जो चीज़ों को। सेल हैविंग हेयर लाइक सिलिया, उनके अंदर क्या होगा बेटा, ये देखो बाल दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ, छोटे 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 छोटे, ये क्या है बेटा, बेसिकली जो छोटे छोटे बाल दिखाई दे रहे हैं, इनका पर्पज़ है, इनका मेन पर्पज़ है सेंस करना, तो इसलिए सेंसरी फंक्शन हो गया। स्मेल करने के काम आएंगी, नोज़ के अंदर है तो स्मेल करेंगी, टंग के ऊपर टेस्ट करने के काम आएंगे, कान के अंदर है तो साउंड को ऑब्जर्व करने के काम आएंगे एंड बैलेंस बनाने के काम आएंगे। इनर ईयर के अंदर ही हमारे साउंड का भी होता है बेटा, बैलेंस करने का भी होता है। सर बैलेंस करने का बेटा, कान के अंदर छोटे छोटे बाल टाइप स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे बैलेंस बताते हैं कि अभी मैं सीधा खड़ा हूँ, उल्टा खड़ा हूँ, टेढ़ा खड़ा हूँ, वो सब चीज़ हमें वहाँ साउंड में पता चलता है। लास्ट वन ये वाली,
यहाँ ये कहाँ मिलेंगे बेटा, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी इनर लाइनिंग में मिलेंगी, जो आप क्लास 6, 7, 8 में पढ़ रहे थे, जिनके अंदर विली टाइप स्ट्रक्चर होगा, सिंगल लेयर होंगी, पिलर लाइक सेल होंगी, लंबी लंबी सी, ये पिलर लाइक सेल है, ऑफन विद हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोल रहे थे, विलीज, जिसे हमने क्या बोला था बेटा, विलीज, हमें वहां मिला देंगे। इनका रोल क्या है, एब्जॉर्ब करना, एफिशिएंट अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर एटसेट्रा। याद होगा आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या रोल था, खाना वहां तक पहुंच गया, वहां से हमें न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना था, तो वही रोल दे दिया इसको, एब्जॉर्ब करने वाला। हाउ आर वेरियस पार्ट्स कनेक्टेड इन आवर बॉडी, अब हमारे बॉडीज में जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो कैसे कनेक्टेड हैं, एनिमल में आ गए। अब एनिमल में भी हमारे बॉडी पार्ट्स वो आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, मेरी मसल्स है, मेरा बोन्स हैं, वो आपस में कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं वो सब समझ रहे हैं। जैसे क्लास 7 में चैप्टर 9 में आपको पढ़ाया था, बोन्स कनेक्ट एंड सपोर्ट द बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। अब मेरी पूरी बॉडी जो सीधी खड़ी हो पा रही है, आज आपके सामने खड़े होकर मैं बता पा रहा हूँ, वो कैसे हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम मीन्स मेरी बॉडी का हड्डियों का ढांचा, जो हड्डियों का ढांचा है वो इस टाइप से हेड से लेकर टो तक आपके सामने खड़ा हो पा रहा हूं बिकॉज ऑफ दिस स्केलेटल सिस्टम, जो क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। ए टिश्यू दैट कनेक्ट्स एंड सपोर्ट्स अदर टिश्यू, एक ऐसा टिश्यू जो दो टिश्यू के बीच में कनेक्शन दे, उसी को तो हम कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। भाई कनेक्टिव नाम से पढ़ो, नाम पे ध्यान देना शुरू करो बेटा। ऐसा टिश्यू जो कनेक्शन बनाए, जो दो चीज़ों को कनेक्ट कर दे, उसी को कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। जैसे ब्लड है, सर ब्लड कैसे कनेक्ट करता है, करता है भाई, कहीं किडनी है, कहीं हार्ट है, किडनी से हार्ट तक पहुंचा दिया, हार्ट से आइज तक पहुंचा दिया, आइज से ईयर तक पहुंचा दिया, तो ब्लड ही तो सर्कुलेट कर रहा है, ब्लड ही तो कनेक्ट कर रहा है। और दूसरा बेटा बोन्स आर कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल है। दे डिफर इन कंपोजिशन एंड कंसिस्टेंसी, उनका कंपोजिशन भी अलग अलग है और कंसिस्टेंसी भी अलग अलग है। बिल्कुल है सर, हड्डियाँ तो मजबूत सी दिखाई देती हैं और जो ब्लड है वो तो मुझे लिक्विड टाइप दिखाई देता है, तो उसका कंपोजिशन भी अलग है और कंसिस्टेंसी मीन्स मोटा पतला भी अलग अलग टाइप का है। ब्लड इज फ्लूइड व्हाइल बोन इज हार्ड। दिस डिफरेंस इज ड्यू टू द मैट्रिक्स विच इज वाटरी, सॉफ्ट एंड जेली लाइक इन ब्लड। मैट्रिक्स के कारण है, जो कि कैसी है बेटा, पानी जैसी है, नरम नरम सॉफ्ट है और जेली लाइक है ब्लड के अंदर, लेकिन हार्ड है, सॉलिड है, रिजिड है किसके अंदर, बोन्स के अंदर। इसी के ऊपर उसने एक एक्टिविटी प्लान कर दी थोड़ा और गहराई में समझने के लिए। अब बोल रहा है क्या चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसका ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है, एंड आपके दिमाग में जो क्वेश्चन अराइज हुआ आपको वो यहाँ क्वेश्चंस लिखने हैं। व्हेन यू गेट ए स्मॉल कट ऑन योर स्किन, किसी ब्लेड से, किसी चाकू से मेरे को लग गया, कट लग गया, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, रेड ब्लड ओजेज आउट, रेड ब्लड निकलता है फ्रॉम द कट, ए क्लोट इज फॉर्म्ड आफ्टर सम टाइम। थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो खून रुक जाता है। व्हाट कॉजेज ब्लड टू क्लोट, किस चीज ने ब्लड को क्लोट करना शुरू किया। बेटा ब्लड के 3 मेन कंसिस्टेंट रहते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स है वो क्या करता है, वो एक नेट टाइप स्ट्रक्चर बनाता है। प्लेटलेट्स क्या करेगा, जैसे ही यहाँ से कट लगा, खून निकलना शुरू हुआ, प्लेटलेट्स क्या करेगा, एक नेट टाइप स्ट्रक्चर बना देगा और बाद में फिर वो क्या होगा, वो जो ब्लड है वो क्लूट होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे और वो वहाँ से रुक जाएगा खून। उसके कारण ये रीज़न हो गया। सेकेंड, व्हेन यू गेट ए स्किन इन्फेक्शन, कई बार मच्छर ने काट लिया, किसी इंसेक्ट ने काट लिया, आपको स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। द एरिया टर्न्स रेड, थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, एरिया रेड हो जाता है, वहाँ से उस जगह पे रेड देखा होगा आपने, एंड परहैप्स स्लाइटली स्वोलन, और कुछ स्वोलन भी हो जाता है। यू मे हैव ए फीवर, और अगर ज़्यादा बढ़ गया तो फीवर भी हो सकता है, बुखार भी आ गया। तो क्वेश्चन क्या दिमाग में आना चाहिए, क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा, वाई द स्किन इज बीइंग रेड, स्वोलन क्यों हो गई, फीवर क्यों आ गया। इसके पीछे सिंपल सा रीज़न है बेटा, अगर ये रेड हो रहा है, स्वेलो हो रहा है, तो इट मीन्स आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम ने क्या किया, वहाँ बहुत सारा खून को भेज दिया फटाफट फटाफट। भाई वहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, इम्यूनिटी की रिक्वायरमेंट है, वहाँ इन्फेक्शन हुआ है, इसका मतलब कोई बैक्टीरिया वगैरह आया है, तो वहाँ ज़्यादा सा खून भेज दिया, जिससे के कारण आपका स्वेलो हो जाता है, रेड हो जाता है, फूल जाता है और उन बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करता है। इम्यूनिटी हमारी अच्छे से काम कर रही है, इसका मतलब। थर्ड, व्हेन यू एक्सरसाइज और रन, जब आप दौड़ते हो और जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो, आपके ब्रीथ तेज हो जाते हैं।
आपका चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है। तो क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या राइज होगा, भाई जब मैं एक्सरसाइज कर रहा था तो मेरे ब्रीथ फास्ट क्यों हुए? बेटा इसलिए हुए क्योंकि जब आप एक्सरसाइज या फिर रनिंग वगैरह कर रहे थे, आपने खेलते हुए भी दौड़ते हुए देखा होगा, आपके सांस हाफने लग जाते हो। उसके पीछे का रीज़न यही है क्योंकि जब आप दौड़ रहे हो तब हर एक बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। जब ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है तो होता क्या है, हर बॉडी पार्ट को रिक्वायरमेंट पड़ी तो पहले तो आप कोशिश करते हो मैं फटाफट सांस ले लो, जल्दी जल्दी सांस लेने की कोशिश करते हो। लेकिन वो भी जब पूरा नहीं हो पाता, पहले तो आप कोशिश की कि हाँ भाई ऑक्सीजन इंटेक बढ़ा दिया, ऑक्सीजन इंटेक बढ़ाने से भी सॉल्यूशन नहीं हो पाया, तब आपको एक्सट्रीम में जाके धीरे धीरे फिर क्रैम्प आने शुरू हो जाते हैं जगह जगह पे। मामा दर्द कर रहा है, पापा दर्द कर रहा है, क्रैम्प आते हैं। वो क्रैम्प क्या दिखा रहे हैं? वो दिखा रहे हैं बेटा आपकी बॉडी ने लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है मीन्स आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है। तो वही चीज़ यहाँ बता रखी है, ये एक्सप्लेन किया उसने, ये बताया बेटा जो अपना ब्लड है वो 3 टाइप की चीज़ों से बना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स उसको ब्लॉक करते हैं, यही सब चीज़ें समझा रखी हैं। अब एक और एक्टिविटी की उसने बेटा, इस एक्टिविटी में आपको कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में समझाएगा। कनेक्टिव टिश्यू में क्या है बेटा, टच योर एल्बो जेंटली, एल्बो को टच करके देखो आपने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या महसूस किया। मैंने देखा एक हार्ड और रिजिड स्ट्रक्चर था, वहाँ पे रहता ही है, वहाँ क्या होगा, हड्डी होगी भाई, देखो टच करके देखो ना, हड्डी है वहाँ। इसका फंक्शन क्या है, गिव स्ट्रेंथ, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। सपोर्ट मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगी और स्ट्रेंथ मिलती है। ये हड्डियाँ में क्या करती हैं? तो इससे मुझे जो आइडेंटिफाई किया मैंने कनेक्टिव टिश्यू कौन सा था, बोन था। प्रेस एंड फोल्ड योर ईयर, अपने ईयर को, नोज को ऐसे फोल्ड करके देखो, ऐसे प्रेस करो, फोल्ड करो। आप क्या देखोगे बेटा, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। ये देखो मैंने दबाया, जैसे ही छोड़ा कान फिर से उसी जगह चला गया। इसका मतलब कैसा था बेटा, फ्लेक्सिबल था, सॉफ्ट था और फ्लेक्सिबल था, वहीं चला गया। इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड कुशन द एंड्स ऑफ बोन्स फॉर शॉक अब्जॉर्प्शन। अगर कोई झटका लगे, थप्पड़ खाया, जो टीचर से थप्पड़ खाते हैं आजकल बच्चे, तो कहाँ खाते हैं, हमने खाए थे, तो किस कारण से हो पाया बेटा, बिकॉज ऑफ कार्टिलेज। तो ये क्या है आपकी बॉडी में, यहाँ बोन्स नहीं है, देखो ध्यान से, अगर आप ऐसे दबा के देखोगे, यहाँ दबा के देखोगे तो आपको बोन्स नहीं महसूस होंगी। यहाँ क्या है, कार्टिलेज है जो कि सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है। टच योर फोर आर्म मसल्स एंड विगल योर फिंगर्स। अपनी जो फोर आर्म के मसल है, ये मसल्स हैं, इनको दबा के रखो और विगल करो अपने फिंगर्स को। जब हैं इस तरह से विगल कर रहे होंगे, फील मोमेंट इन द फोर आर्म, आप मोमेंट अपने फोर आर्म में महसूस करोगे। इवन दो फिंगर्स आर फार अवे, मैंने पकड़ा यहाँ से है, फिंगर कहाँ है, बहुत ऊपर है, यहाँ के बीच में काफ़ी डिफरेंस है। कनेक्ट मसल्स टू बोन एंड दस ब्रिंग्स अबाउट मोमेंट। तो यहाँ मैंने क्या किया बेटा, मैंने टेंडन को महसूस किया। टेंडन क्या होते हैं, एक बात बताओ, जो हमारी मसल्स है, कोई भी मसल, थाई की मसल, हाथ की मसल, ये जो बोन से कैसे कनेक्टेड हैं, विद द हेल्प ऑफ टेंडन। टेंडन से वो बोन्स के साथ जुड़ी हुई हैं, इसीलिए जब मैं मसल्स को मूव कर रहा हूँ, रियली में मैं क्या मैं बोन्स को मूव कर रहा हूँ, नहीं, मेरे माइंड ने सिग्नल भेजा कि मैं बच्चों को इस टाइप से एक एक्टिविटी करके दिखाऊं। मेरे माइंड ने सिग्नल भेजा, मेरा माइंड फिर क्या करेगा, न्यूरॉन्स के थ्रू इन मसल्स को मैसेज भेजेगा कि भाई ऐसे करके दिखाओ। मसल्स किससे कनेक्टेड हैं, टेंडन के थ्रू मसल कनेक्टेड हैं बोन से, हड्डियों से, और वो हड्डियां यूं मूव करेंगी। जैसे ही मेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगी, तो वो हड्डियां आपको यूं मूव करके दिखा रही हैं। तो इसका मतलब ये क्या था, किसका मूवमेंट था, टेंडन का। टेंडन क्या है, इट्स ए काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। सिट ऑन अ चेयर एंड मूव योर लेग अपवर्ड टिल यू नील अलाउ। आप बैठो, यूं बैठ गया मैं, चेयर के ऊपर बैठ गया, अब नी को ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, कोशिश करो ऊपर से और ऊपर ले जाने की, और ऊपर ले जाने की। चेयर के ऊपर जब हम बैठते हैं तो हमारी नी इस शेप में होती है, यहाँ से मेरी टांगें मुड़ जाती है ना। अब क्या बोल रहा है कि जहाँ तक नी अलाउ कर रही है वहाँ तक जाने दो, इससे और ऊपर जाने देगी क्या, नहीं जाने देगी, उससे ऊपर नी लॉक हो जाएगी, उससे ऊपर नी हमारी लॉक हो जाएगी। द जॉइंट डज नॉट गो बियॉन्ड ए लिमिट, एक लिमिट से ऊपर नहीं जाने देगी। कनेक्ट बोन टू बोन एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी। तो वहाँ रोल किसका आ गया बेटा, लिगामेंट का आ गया। वहाँ किसका रोल आ गया, लिगामेंट का। लिगामेंट का रोल क्या है, ये बोन को बोन से कनेक्ट करता है एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी, लिमिट्स मूवमेंट एंड हेल्प प्रोटेक्शन डिसलोकेशन।
अब इसका रोल समझना इंपॉर्टेंट है बेटा, बोन को बोन से कनेक्ट करेगा। जो मेरी थाई मसल है उस थाई बोन है, उसको नीचे वाली पैर वाली बोन के साथ कौन कनेक्ट करेगा? लिगामेंट कनेक्ट करेगा। बोन को बोन से कनेक्ट कर दिया। एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी, मुझे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। लिमिट्स मूवमेंट को लिमिट करेगा। मैं चाह रहा हूं कि मेरा पैर और ऊपर से और ऊपर आ जाए, नहीं जा पाएगा, लिमिट कर दिया। एंड हेल्प प्रिवेंट डिसलोकेशन, और डिसलोकेट नहीं होने देगा मेरी हड्डी को, डिसलोकेशन से बचा के रखेगा। रोल क्या था? ये सब था। नाम क्या था? लिगामेंट। तो इससे मुझे समझ में आया कि कनेक्टिव टिश्यू के अंडर में बेटा क्या क्या पढ़ेंगे हम? बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे जो हमने कान वगैरह में सॉफ्ट देखा, टेंडन के बारे में पढ़ेंगे जो कि बोन को मसल से कनेक्ट करने के काम आता है, और एट द लास्ट लिगामेंट के बारे में पढ़ेंगे जो बोन को बोन से, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ के रखता है। एक बात बताइए ना, अब दिमाग से मैसेज आया और यहाँ एक हड्डी है, एक यहाँ दूसरी हड्डी है, तो इनके बीच में कौन जोड़ रहा होगा? इन दो को कौन जोड़ रहा होगा? इन दो को लिगामेंट जोड़ रहा होगा। और ये मसल को इसी हड्डी के साथ, यही मसल यही हड्डी, इसको कौन जोड़ रहा होगा? टेंडन जोड़ रहा होगा। अब यहाँ थोड़ा थोड़ा एक एक चीज़ के बारे में समझाएगा। बोन्स हैव ए रिजिड मैट्रिक्स, बोन हमारी मजबूत है तो उसका मैट्रिक्स कैसा होगा? रिजिड होगा। सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कंटेनिंग कैल्शियम एंड फोस्फोरस, इसीलिए जिस भी बच्चे की हड्डियां कमजोर होती हैं, खेलने से तुरंत टूट गई, गिरने से तुरंत टूट गई, तो उसका मतलब क्या खाना चाहिए उसे? कैल्शियम रिच एंड फोस्फोरस रिच, बनाना वगैरह जिसमें कैल्शियम मिले, आपको कैल्शियम की गोलियां डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, वो सब। गिविंग देम स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, तो इसीलिए हड्डियां कैसी होंगी बेटा? स्ट्रेंथी होंगी और रिजिड होंगी। इन कॉन्ट्रास्ट कार्टिलेज हैज ए सॉफ्ट, कार्टिलेज में कैसा होगा बेटा? सॉफ्ट होगा, जेली लाइक मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? मैट्रिक्स होता है जो उसके पार्टिकल्स हैं उसका सेटअप कैसा होगा। मैट्रिक्स का मतलब होता है जो पार्टिकल वहाँ कैसे अरेंज है, वो सॉफ्ट है, इसका मतलब वो जेली लाइक है। एंड प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड कुशनिंग, फ्लेक्सिबल रखेगा और कुशन देगा। कुशन मतलब जो सोफे पे देखते हो ना आप, नरम नरम, तो वही तो हुआ। ये थप्पड़ जो लगा मुझे वो काफ़ी कुछ इस कार्टिलेज ने बचा लिया। अदर कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूड्स टेंडन एंड लिगामेंट। उसके बाद हमने दो के बारे में बात किया, टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन कनेक्ट मसल्स टू बोन, याद कर लेना, उल्टा मत लिख देना, और लिगामेंट कनेक्ट करेगा बोन से बोन को। एंड प्रिवेंट एक्सेसिव मूवमेंट, क्रॉस नहीं करने देगा, उससे ज़्यादा नहीं आगे जाने देगा। कैन वी कंट्रोल मूवमेंट इन आवर बॉडी, क्या हम अपनी बॉडी में मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्लास 10 में इसके ऊपर पूरा चैप्टर है बेटा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हम पूरा डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए थोड़ा बहुत बता रखा है। सब मूवमेंट्स आर अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल, कॉन्शियस कंट्रोल के अंडर में है बेटा। कॉन्शियस मीन्स चेतना, हम जानबूझ के करते हैं ये काम। जैसे रनिंग आप सोच समझ के करते हैं, राइटिंग बिल्कुल आप सोचते हैं कि मैं अपना नाम लिख दूँ तो अपना लिख दोगे, फादर का नाम लिखना है फादर का नाम लिख दोगे, जो भी लिखना है लिख देंगे। या फिर लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स, कोई चीज़ नीचे से उठा के लानी है तो आप जानबूझ के करते हैं, तो कॉन्शियस, इसीलिए उनको वॉलंटरी मोमेंट्स बोलते हैं। वॉलंटरी मोमेंट्स, वॉलंटरी मीन्स जो आप जानबूझ के करते हैं, जो आप अपनी इच्छा से करते हैं, स्वेच्छा से करते हैं। एंड आर कैरिड आउट बाय स्केलेटल मसल्स, उनको कौन कंट्रोल करता है बेटा? स्केलेटल मसल करेगी। अभी दिखा रखा है स्केलेटल मसल के बारे में। विच आर अटैच टू द स्केलेटन, जो हमारा ढांचा है, हमारा हड्डियों का ढांचा है, उससे जो मसल्स कनेक्टेड हैं वो मसल ये मूवमेंट करेंगे। जैसे ये मैं आपको हाथ मूव करके दिखा रहा हूँ, मैं दौड़ के दिखा रहा हूँ, ये सब दे आर मेड अप ऑफ बंडल्स ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल कॉल्ड मसल फाइबर। लंबी लंबी कैसी सेल होंगी बेटा? लंबी लंबी होंगी, सिलेंड्रिकल सेल्स होंगी, जिसे हम मसल फाइबर बोलते हैं, जिसे हम मसल फाइबर बोलते हैं। आगे बता रहा है इसके अलावा विच आर अनब्रांच्ड मल्टीलेटरल एंड स्ट्रिएटेड शोइंग लाइट एंड डार्क बैंड्स। ये दिखा रखा है आपको, ये स्केलेटल मसल है बेटा, जो मेरे यहाँ हाथ में दिखाई देंगी, यहाँ हाथ में तो इस टाइप से दिखाई दे रही हैं। इनको जब बड़ा करके देखूंगा मैं तो वो देखो लंबी लंबी सी हैं, पैरेलल हैं, वही चीज़ बता रखा है। कैसी होंगी? आर देयर, इसके नहीं एक मिनट, विच आर अनब्रांच्ड, अनब्रांच हैं, उनकी ब्रांचिंग नहीं हो रखी है। मल्टी न्यूक्लिएट है, मल्टीपल न्यूक्लियर मिलेंगे हमें, हैविंग मैनी न्यूक्लियाई, हर एक में कई कई न्यूक्लियाई मिलेंगे। एंड स्ट्रिएटेड, स्ट्रिएटेड का मतलब होता है बेटा अलग अलग बैंड, आपको लाइट कलर के और डार्क कलर के बैंड्स दिखाई देंगे। यहाँ देख रहे हो लाइट कलर के और
डार्क कलर के बैंड दिखाई दे रहे हैं, और हर एक में अलग अलग कई कई न्यूक्लियर हैं, देखो कई कई न्यूक्लियस हैं, वही चीज़ बता रहा है। इसके अलावा कुछ इनवॉलेंटरी मोमेंट्स भी होते हैं हमारी बॉडी में। क्या सब कुछ हम अपनी इच्छा से करते हैं? अगर सब कुछ हम अपनी इच्छा से कर रहे होंगे तो जब मैं सो जाऊंगा तो मेरा हार्ट तो बीट करना बंद कर देगा। भाई नेचर ने जो मुझे बनाया है वो भी तो बड़ा सोच समझ के बनाया है। अगर मैं सो गया, मैं बेहोश हो गया, तो उस टाइम तो मेरा हार्ट बीट कर ही नहीं पाएगा, हार्ट बीट नहीं कर पाएगा तो मैं मर जाऊंगा। तो इसीलिए उनको इनवॉलेंटरी एक्शन में रखा गया है। इनवॉलेंटरी मीन्स जहां मैं बिना इच्छा के वो काम हो रहा है, अपने आप हो रहा है। मेरे स्टमक में जो खाना जा रहा है अंदर, तो क्या मैं सोच सोच के उसको पेरिस्टालिसिस मूवमेंट से नीचे भेजता हूँ? नहीं। क्या मैं उसको जो चबाता हूँ वहाँ तक तो ठीक है, उसके बाद जो उसको मैं चर्न करता हूँ अंदर स्टमक में जाके, फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ मैं अपनी तरफ से कुछ करता हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता। इसीलिए वे सब क्या है बेटा, इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स के अंदर में आते हैं। द मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मूवमेंट इंक्लूड्स स्मूथ मसल। उनके अंडर में क्या होगा बेटा, उनके अंडर में स्मूथ मसल्स होंगी। ये देखो जो आपके स्टमक के अंदर होंगी ना, वो इस टाइप की मसल होंगी, स्केलेटल नहीं होंगी। ये कौन सी है बेटा, वॉलंटियर वाली, ये इनवॉलंटियर वाली है। विच आर फाउंड इन ऑर्गन लाइक द स्टमक, हमारे स्टमक में मिलेंगे, इंटेस्टाइन में मिलेंगे। देयर सेल आर स्पिंडल शेप। स्पिंडल कैसा होता है बेटा, कुछ इस टाइप का, जैसा आपका बेलन होता है ना, इस टाइप का पतला पतला सा होगा, बीच में से थोड़ा मोटा होगा, इस टाइप से स्पिंडल शेप होंगे। हैव ए सिंगल न्यूक्लियस। इसमें देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर एक स्पिंडल के अंदर आपको सिर्फ एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, और यहाँ क्या था, ये देखो दो दो तीन तीन न्यूक्लियस दिखाई देंगे। तो ये कैसी होंगी, सिंगल न्यूक्लियस वाली होंगी। एंड लैक्स स्ट्रिएशन, और इसमें बैंड्स नहीं दिखाई दे रहे। इसमें आपको बैंड दिखाई दे रहे हैं, ये देखो ये बैंड दिखाई दे रहे हैं, यहाँ बैंड्स कोई भी बैंड नहीं है। दे हेल्प इन स्लो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट लाइक डाइजेशन। जो डाइजेशन वगैरह है, जो धीरे धीरे हो रहा है और लगातार हो रहा है। डाइजेशन आपने सुबह खाना खाया था, पूरे दिन उसको हजम किए जा रहे हो, वो कहाँ होगा, डाइजेशन में होगा। अब आता है कार्डिक मसल, सबसे मस्त जबरदस्त मेहनती मसल। कौन सी मसल, हमारी कार्डिक मसल। कार्डिक मीन्स हार्ट से रिलेटेड। ये हमारे सिर्फ हार्ट में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि बेटा जिस दिन आप पैदा नहीं होते ना, उससे पहले से हार्ट धक धक कर रहा है, धक धक कर रहा है। आपको लग रहा है कि अभी धक धक कर रहा है, ये जब से आप पैदा हुए तब से लेके जब तक आप मरोगे तब तक हार्ट काम कर रहा है। अगर बीच में 2-4 सेकंड 5-10 सेकंड भी इसने ब्रेक ले लिया, इसने सोचा कि मैं थक गया हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, तो समझो हार्ट अटैक आ गया। ऐसा ही है। वेरस जो हमारी और दूसरी मसल्स हैं, ये देखो स्केलेटल मसल बोल दो, स्मूथ मसल बोल दो। किसी दिन भी आपके घर में ज़्यादा काम हो गया, स्कूल में आप अच्छा स्पोर्ट्स करके आ गए, तो आप थक जाते हो और आप बोलते हैं मम्मी आज तो मैं सो के मानूंगा, अभी दोपहर में 2 घंटे सोऊंगा, बाद में उठता हूँ। तो 2 घंटे आप आराम कर लेते हो, वो मसल्स को आराम मिलता है। जैसे आप उठते हो फिर वही मसल फिर से रिलैक्स हो जाती है, नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन क्या कभी हार्ट ने कहा ऐसा कि मैं तो पिछले 40 साल से, पिछले 60 साल से हार्ट बीट दे रहा हूँ, अब मैं थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ? नहीं, क्योंकि ये अलग टाइप के मसल से बनी होती है बेटा। देयर फाइबर्स आर सिलेंड्रिकल। उनका फाइबर कैसा है बेटा, सिलेंड्रिकल है, लंबा लंबा है। विद द सिंगल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इनमें भी सिंगल होगा। एंड हैव फेंट स्टिएशन, और इसमें बड़ा हल्का हल्का स्टेशन होगा। जो स्टेशन देख रहे हो, हल्का हल्का स्टेशन है। कार्डिक मसल वर्क टायरलेसली, बिना थके, टायरलेसली बिना थके, एंड रिदमिकली, रिदम के साथ, ढप 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 ढप, इनेबलिंग द हार्ट टू बीट थ्रू आउट लाइफ विदाउट फटीग। पूरी लाइफ चलती ही है बिना थके, है ना स्पेशल। हाउ डज द बॉडी सेंस, कम्युनिकेट एंड रिस्पॉन्ड। अब हमारी बॉडी के बारे में बता रहा है कैसे वो सेंस करेगी किसी भी चीज़ को। मुझे मच्छर ने काटा, मैंने देखा नहीं, इवन देन ऑटोमेटिकली सेंसर पहुंच गया मेरे दिमाग के पास, सेंस पहुंचा मेरे दिमाग के पास। किसने पहुंचाया, किसने इसको कम्युनिकेट किया, यहाँ से यहाँ तक मैसेज कैसे पहुँचा। और फिर जब दिमाग के पास मैसेज पहुँचा तो उसने राइट हैंड साइड मेरे मैसेज भेजा कि भाई वहाँ जाके थप्पड़ मार, और मैं तुरंत मारता हूँ इतना तेज़ी से, और वहीं पे मच्छर मर जाता है। एंड रिस्पॉन्ड, और मैं रिस्पॉन्ड भी कर पाता हूँ। तो ये सब के बीच में कौन आया, ये सब जो इतना तेज़ी से कार्यक्रम हुआ, ये किसने किया, वो समझा रहे हैं। ये सब कार्यक्रम किया बेटा हमारे नर्वस टिश्यू ने। किसने किया, हमारे नर्वस टिश्यू ने। और नर्वस टिश्यू किससे मिलके बनता है बेटा, न्यूरॉन से मिलके बनता है। न्यूरॉन से, न्यूरॉन बोल दो या नर्व सेल बोल दो, एक ही बात है। नर्व सेल का ही दूसरा नाम न्यूरॉन है। और जब ये कई सारे न्यूरॉन्स मेरी बॉडी में मिलते हैं, उसको हम नर्वस टिश्यू बोलते हैं। नर्वस टिश्यू विच फॉर्म्स द बॉडीज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नेटवर्क। पूरा बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक नेटवर्क बना रखा है, जाल बना रखा है, जिनको हम हिंदी में नसें बोलते हैं ना,
पूरे शरीर में हमारे नसें फैल रही है, 70,000 टाइप बताते हैं। द ब्रेन एक्ट एज द कंट्रोल सेंटर, पूरे पर कंट्रोल कौन कर रहा है बेटा? मेरा ब्रेन कर रहा है, कंट्रोल सेंटर की तरह। कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज, एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट किया। मैंने बताया ना, मच्छर मेरे लेफ्ट हैंड पे काटा, वहां से मैसेज गया मेरे माइंड के पास, माइंड ने मेरे राइट हैंड को मैसेज भेजा। कोऑर्डिनेशन देखो कितना अच्छा है और इतना फास्टली है, और वहां से हमने उसको मार दिया। The brain acts as the control center, coordinating activities, memory and responses across the body. पूरी बॉडी में कंट्रोल करता है। Whereas muscle, चाहे वो वॉलेंटरली हो या इनवॉलेंटरली हो, कैन नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली। पूरी मसल चाहे वॉलेंटियर वाली या इनवॉलेंटियर वाली, वो अकेले से काम नहीं कर सकती। दे रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द नर्वस टिश्यू। भाई जो मेरा यहाँ हाथ उठा, यहाँ से यहाँ तक गया, क्या वो खुद से उठ के गया? नहीं, नर्वस टिश्यू ने उसको मैसेज भेजा, न्यूरॉन्स ने मैसेज भेजा इस हाथ तक कि वहां जाके हिट करो। जैसे वो बता रहा है, द ब्रेन सिग्नल द हार्ट टू बीट फास्टर टू मीट द बॉडीज इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड। अगर मान लिया एक्सरसाइज कर रहा हूं तो मेरी हार्ट जो कि कैसा है, इनवॉलेंटियर है, ये तो मेरी मसल कौन सी थी? स्केलेटल मसल थी, तो ये तो मेरे बस में थी। तो क्या हार्ट मेरे बस में था? हार्ट भी मेरे बस में है। कैसे? जब हार्ट ने सेंस किया कि ये बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, बहुत जोर जोर से एक्सरसाइज कर रहा है और इसकी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो क्यों ना मैं वहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन भेज दूँ। तो वो और तेज़ी से पंप करने लगेगा, और तेज़ी से पंप करेगा तो जल्दी ऑक्सीजन भेज पाएगा। हार्ट में कैसी मसल थी? इनवॉलेंटियर थी, फिर भी उसने मेरा कहना माना। The cells of the nervous tissue are called neurons. They are specialized to receive, process and transmit. इन नर्व्स का, नर्व सेल का क्या रोल रहता है बेटा? ये रिसीव करेंगे मैसेज को, ये रिसीव करेंगे बेटा यहाँ, ये जो डेंड्राइट्स है ना, ये देख रहे हो, ये डेंड्राइट्स, ये जो इनके एरो हैं, दीज आर डेंड्राइट्स, इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं बेटा। ये मैसेज को रिसीव करेंगी, प्रोसेस करेंगी। प्रोसेस कौन करेगा? ये रहा न्यूक्लियस, इसके पास न्यूक्लियस है, इसको पता है कि कहाँ मैसेज भेजना है, तो न्यूक्लियस उसको प्रोसेस करेगा एंड ट्रांसमिट। और भेजेगा कौन? यहाँ एक्सन से होते हुए, एक्सन इसकी बॉडी है, एक्सन से होते हुए फिर इसके टर्मिनल्स हैं। ये टर्मिनल्स किसी दूसरे न्यूरॉन जो इसके पीछे एज इट इज उठा के अगर मैं पीछे रख दूं तो इसके डेंड्राइट्स यहाँ कनेक्टेड होंगे इस टाइप से। यहाँ सेल बॉडी होगी एक, इस टाइप से इसका पिछला हिस्सा होगा, इस टाइप से फटाफट फटाफट ये रिसीव करता है, प्रोसेस करता है और ट्रांसमिट मैसेज आगे कर देगा। मतलब पूरी बॉडी में नर्वस टिश्यू ने अपना एक जाल बना रखा है। चाहे कहीं भी मच्छर काटे, चींटी काटे, कोई भी और कुछ सेंस करना हो कि भाई मुझे यहाँ पानी की बूंद आ रखी है, मैं कैमरे के सामने हूँ तो यहाँ से भाई पसीना पहुँच लो, इस टाइप से कुछ हो सकता है। तो वो पसीने की बूंद किसने सेंस की? इसी नर्वस सिस्टम ने चेक की और मैसेज भिजवाया माइंड के पास, माइंड ने मैसेज भिजवाया मसल्स के पास, मसल ने इस टाइप से हटा दिया उसको। इसके 3 पार्ट रहेंगे। पहला सेल बॉडी, ये वाला पहला क्या है बेटा? सेल बॉडी विच कंटेन्स द न्यूक्लियस एंड कंट्रोल सेल एक्टिविटी, जिसके अंदर न्यूक्लियस है जो कि सेल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स जो कि क्या काम है? जिनका रिसीव करना सिग्नल को। और लास्ट में क्या है? एक्सन, जो कि एक लॉन्ग फाइबर बॉडी है, लॉन्ग फाइबर बॉडी है दैट कैरीज मैसेज फ्रॉम द सेल टू द एंड ऑफ द एक्सन टर्मिनल्स। लाइट लास्ट तक पहुंचा देगा, एक्सन टर्मिनल अगली न्यूरॉन को भेज देगा, वो अगली को भेज देगा, वो अगली को भेज देगा। इस टाइप से मैसेज ट्रांसमिट होता है। अब आया मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। फिर से तोड़ लीजिए बेटा, हमेशा चाहे इंग्लिश हो या साइंस हो, अगर आप उसके रूट वर्ड्स पे ध्यान देना शुरू करेंगे तो आधी चीज़ आपको आसानी से समझ आएगी। जैसे मैंने ये लाइन लगाई तो अब आपको क्लियर दिख रहा है भाई, स्केलेटल है मीन्स हड्डियों का ढांचा, मस्कुलो मीन्स मस्कुलर कुछ है, यानी मसल और स्केलेटल, मसल और स्केलेटल इन दो का मिलके जो कॉम्बिनेशन है, जो मसल्स है मेरी और जो हड्डियों का ढांचा है, बोन्स वगैरह का जो ढांचा है, उसके बारे में वो सिस्टम की बात कर रहा है। वो किस किस से बना है बेटा? बोन से बना है, क्योंकि स्केलेटन किससे बना है? बोन से बना है। मसल से बना है, जॉइंट है, उनको किसी न किसी तरीके से ज्वाइन कर रखा है। कार्ट्रेज हैं, ये वाली सॉफ्ट वाली हड्डियाँ। टेंडन्स हैं, टेंडन्स कौन से? वही जो कि मसल्स को बोन से कनेक्ट कर रहे थे। एंड लिगामेंट्स हैं जो कि बोन को बोन से। अब ऐसा तो है नहीं क्या है नट बोल्ट लगे हुए अंदर, एक बोन दूसरी बोन से कैसे कनेक्ट होगी? कोई नट बोल्ट तो है नहीं कि भाई लोहे के बोल्ट्स लगा रखे हैं और उसको टाइट कर रखा है, तो उसके लिए लिगामेंट, टेंडन्स वगैरह यूज करेंगे। दिस सिस्टम हेल्प अस स्टैंड अपराइट, यही सिस्टम हमें सीधा रखने में,
हेल्प करता है। मूव करने में एक जगह से दूसरी जगह जो मैं मूव कर पा रहा हूँ वो इसी के कारण है। मेंटेन पोस्चर, मैं पोस्चर को सीधा रख पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस। एंड प्रोटेक्ट डेलिकेट ऑर्गन्स, और यही जो मेरे डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, डेलिकेट ऑर्गन्स की जब मैं बात करता हूँ तो ब्रेन सबसे डेलिकेट है, उसके लिए स्पेशल एक चैम्बर बना दिया, उसके लिए स्पेशल एक चैम्बर बना दिया, पूरा स्कल, जिसको हम खोपड़ी बोलते हैं, खोपड़ी के अंदर। उसके अलावा और भी जितने डेलिकेट ऑर्गन हैं, चाहे मेरा हार्ट, किडनी, लीवर, उन सब के लिए रिबकेज बना दिया, उनको अंदर रख दिया। उसके अलावा ये हाथ और पैर ये तो सॉफ्ट से हैं, ये चोट लग भी जाती है तो ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा होता है तो हड्डी टूटती है, वो भी रिपेयर हो जाती है। तो इसीलिए उनको कोई बहुत ज़्यादा सॉफ्ट उसमें रखा नहीं है, कोई ज़्यादा स्पेशल वो दिया नहीं, बस एक हड्डियाँ दे दी, दैट्स ऑल। द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम फंक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम। किसके अंडर में काम करेंगे बेटा? ये सब नर्वस सिस्टम के, नर्व्स मैसेज भेजेंगी। मसल्स पुल ऑन बोन्स, मसल ही बोन्स को पुल करती हैं टू प्रोड्यूस मोमेंट, मूवमेंट करने के लिए। दे आर अटैच टू बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल बैंड कॉल्ड टेंडन्स। हमने बताया कि बोन को मसल से कौन कनेक्ट करेगा? टेंडन करेगा। When a muscle contract, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, द टेंडन ट्रांसमिट दिस फोर्स टू द बोन, तो वो जो टेंडन होगा वही मसल कॉन्ट्रैक्ट किया, मसल टेंडन को भेजेगी, टेंडन बोन को भेजेगा और बोन टाइट हो जाएगी, रिजल्टिंग इन मूवमेंट एट ए जॉइंट। वो इस टाइप से जॉइंट के अंदर मूवमेंट हो जाता है। जैसे यहाँ बता रखा है ये टेंडन है, ये इस टाइप से हड्डियों से कनेक्टेड है। अब एक इन्वेस्टिगेशन करके बता रहा है। इन्वेस्टिगेशन में क्या बताया? कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं बताया उसने। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल बॉडी वेट कम फ्रॉम बोन एंड मसल। हमारा बॉडी वेट मान लेते हैं, समझाने के लिए मैं इजी रखता हूँ चीज़ों को, 100 kg है। नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग का वेट 100 kg नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी समझाने के लिए मैं 100 kg रख लिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, अपना बॉडी वेट काउंट कर लिया, ऑनलाइन रिसोर्सेज वगैरह, कहीं मैडम वगैरह से, टीचर वगैरह से पूछने के बाद लास्ट में मुझे पता चला कि जो एडल्ट मेल होते हैं ना, आदमी होते हैं, उनका 40 to 50% मसल्स का बोझ होगा और फीमेल का होगा 30 to 40% मसल्स का। ऑल्दो बोन मास इज अबाउट 12 to 15% ऑफ ऑल एडल्ट्स। तो एक बात बताओ, अगर मेरा टोटल वेट 100 kg है तो मैं एक मेल हूँ, एडल्ट मतलब पूरा बड़ा हो रखा, जो 18 साल से बड़ा है। हाँ सर मैं हूँ, मेल हूँ, हाँ। तो ये कितना होगा? 40 to 50%, यानी मेरा जो टोटल वेट है 100 kg, उसका 40 kg से लेके 50 kg तक का जो वेट होगा, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ मसल्स। अच्छा सर इतना बोझ है मसल्स में? हाँ। और मेरे हड्डियों में कितना बोझ है? लगभग 12 kg से लेके 15 kg तक, 12 kg से लेके 15 kg तक का जो मेरा वेट है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ बोन्स। समझ पा रहे हैं? मल्टीप्लाई योर टोटल बॉडी वेट बाय द बोन परसेंटेज मसल वगैरह 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 कैलकुलेट करो, अपने क्लासमेट्स का कैलकुलेट करो और अंदाज़ा लगाओ कि कितना वो है। लगभग इतना ही मिलेगा, इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आप एडल्ट हैं और ये सब क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो लगभग आपका इसी प्रोपोर्शन में मिलेगा। समझने वाली चीज़ है वो यहाँ से शुरू होगी। द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इन एक्शन, एक एक्टिविटी बता दी इसने। आप अपनी बॉडी में अलग अलग टाइप के मोमेंट करके देखो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोमेंट इन आवर बॉडी कैन टेक प्लेस। जैसे बॉडी पार्ट एल्बो की बात करते हैं, कंप्लीट रोटेशन, क्या ये पूरा चक्कर काट सकता है? नहीं काट सकता भाई। एल्बो तो सिर्फ और सिर्फ देखो ना, ये एल्बो है मेरा, एल्बो जहाँ से जो मोमेंट है वो सिर्फ आया पीछे गया, आया पीछे गया। क्या मैं इसको साइडवेज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्या मैं इसको पूरा रोटेट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। रोटेट नहीं कर सकता, पार्शियल रोटेशन भी नहीं कर सकता। बैंडिंग, हाँ बैंड कर सकता हूँ। ये लो बैंड कर दिया, फिर से खुल गया, बैंड कर दिया, खुल गया। टर्निंग, साइड रेजिंग, अप डाउन और एनी अदर मोमेंट, साइड रेज कर सकता हूँ? नहीं, निकल जाएगी मेरी हड्डी भाई, नहीं कर पाऊंगा, नो लिख दूंगा। शोल्डर की बात कर रहे हैं, शोल्डर में रोटेशन कर सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। ये इस टाइप से जो हम बॉलिंग करते हैं उस टाइप से। पार्शियल रोटेशन जब पूरा ही हो जाएगा तो पार्शियल भी हो जाएगा। बैंडिंग, हाँ कर सकता हूँ। इस टाइप से हम करते करते देखेंगे कौन कौन सा क्या कर सकता है। नी का जैसे हमने एक्सप्लेन किया था, सिर्फ हम एक ही डायरेक्शन में यूँ यूँ ये कर सकते हैं। नेक का ये लो कंप्लीट रोटेशन कर सकता हूँ मैं इस टाइप से। फिंगर्स, बैंडिंग, वो सब हम समझेंगे। अभी ये सब चीज़ें, टो, रिस्ट जो हमारी कलाई है उसका कैसे मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये जब हम सारा चैप्टर मतलब सारी एक्टिविटी कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ यस नो यस नो यस नो लिख लेंगे,
तब हमें कुछ बोन जॉइंट्स के बारे में समझाएगा। बोन जॉइंट्स क्या होते हैं बेटा? जॉइंट्स वो चीज़ हैं जो एक बोन दूसरी बोन में कैसे कनेक्टेड है, एक बोन दूसरी बोन में कैसे कनेक्टेड है। जैसे हमारी स्कल की बात करें, यहाँ से ऐसे लाइन सी जा रखी है, यूँ एक लाइन यूँ जा रखी है, तो ये अलग बोन, ये अलग बोन, ये अलग बोन, ये अलग बोन, अलग अलग बोन्स हैं, लेकिन टोटल कैसी हैं? कहीं से हिल पा रही है? कोई नहीं हिल पा रही। क्यों नहीं हिल पा रही? क्योंकि बेटा ये फिक्स जॉइंट है। कैसे जॉइंट है? फिक्स जॉइंट है, ये नहीं हिलेंगे। जैसे हमारी अलमीरा में जब हम वुडन अलमीरा बनाते हैं तो उसमें जो दरवाजे होते हैं वो तो हिंज के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, तो दरवाजे तो खुल जाते हैं, लेकिन जो उसके अंदर का पोर्शन रहता है, मान लो दिस इज आवर अलमीरा, इस टाइप का कुछ अलमीरा होता है, तो जो यहाँ ये जो वुडन डोर होते हैं ये तो हमारे हिंज जॉइंट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, तो ये तो इजीली खुल जाएंगे। जो हिंज जॉइंट दे रखा है उससे तो इजीली खुल जाते हैं, यहाँ से इस जगह से ये खुल जाएगा, इस जगह से ये दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन क्या ये वाला पोर्शन या इसके पीछे वाला दीवार वाला पोर्शन ये आपस में हिल सकते हैं क्या? मूव कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फिक्स जॉइंट से कनेक्टेड है। तो सेम ऐसे ही हमारी बहुत सी हड्डियाँ अलग अलग टाइप के जॉइंट्स हैं, यहाँ बता रखा है। जैसे फिक्स जॉइंट बता दिया, इस स्कल का हमारा देखो ये वाला पोर्शन आपस में जॉइंट है, बिल्कुल नहीं हिलता, तो ये फिक्स है, फाइनल कर दिया, कोई मूवमेंट नहीं, ये फिक्स जॉइंट है। ये है हिंज जॉइंट, जहाँ हम क्या करते हैं, मान लो एक ये पोर्शन है, इसके ऊपर ये दूसरा पोर्शन, और इन दोनों पोर्शन के पीछे की तरफ मैं यूँ कुछ हिंज लगा दूँ, तो ये पोर्शन देखो यहाँ तक बंद हो पाएगा, यहाँ तक खुल पाएगा, यहाँ तक बंद हो पाएगा, यहाँ तक खुल पाएगा। इस टाइप से, इस टाइप का जो डोर मूवमेंट, जो डोर खोलते बंद करते हैं, वो हिंज जॉइंट के थ्रू कनेक्टेड होता है। ये रहा हिंज जॉइंट, ये देखो यहाँ वाला, ये वाला लगा लो, हमारे ये वाला लगा लो। अब इसमें क्या है, सिर्फ मैं अंदर ला पा रहा हूँ, बाहर ले जा पा रहा हूँ, अंदर ला पा रहा हूँ, बाहर ले जा पा रहा हूँ, और कहीं नहीं जा सकता, तो ये हिंज जॉइंट की कैटेगरी में आएंगे, ये फिक्स जॉइंट की कैटेगरी में आएंगे। बॉल एंड सॉकेट एंड पाइवट जॉइंट अभी हम समझते हैं। पाइवट जॉइंट हमारे गर्दन में मिलता है, बॉल एंड सॉकेट हमारे कंधे में मिलेगा। तो सबसे पहले बॉल एंड सॉकेट के बारे में बात कर रहा है बेटा। बॉल एंड सॉकेट को समझने के लिए आपके घरों में, हर एक घर में ज़रूरी नहीं, लेकिन जो बाहर लोहे का गेट लगा होता है ना, वो लोहे का गेट देखना, उसमें क्या रहेगा, एक इस टाइप का पाइवट रहेगा। उस पाइवट के ऊपर एक बॉल रख देंगे, छोटी सी मेटालिक बॉल रहती है, उसके ऊपर गेट को रख दिया जाता है, और वो बॉल पूरा यूं करने देती है। जो बॉल बीच में रखी हुई है वो उसके चारों तरफ, इसीलिए इसका नाम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट रखा है। ये देखो यहाँ जो देख पा रहे हो, ये वाला, दिस इज द बॉल, और उसके ऊपर में सॉकेट टाइप रहेगा, जो खाली जगह को हम सॉकेट बोलते हैं। इससे क्या होगा बेटा, कंप्लीट मूवमेंट होने देगा। द शोल्डर जॉइंट अलाउ द फ्री मूवमेंट ऑफ द आर्म हमारी पूरा इजीली मूवमेंट कर पाएगी। क्यों कर पाएगी बेटा? क्योंकि जो ये वाली हड्डी है, ये मेरी शोल्डर की हड्डी में कुछ यूं सेट है। दिस इज बिकॉज द राउंडेड टॉप ऑफ द अपर आर्म, ऊपरी आर्म का ऊपर वाला जो राउंड हिस्सा है, फिट्स इनटू ए शैलो होलो ऑफ द शोल्डर। जो शोल्डर है उसके अंदर एक ऐसे खाली जगह है, शैलो होलो खाली जगह है, जिसके अंदर ये जो नीचे वाला मेरे अपर आर्म है ना, उसका वो खाली पोर्शन जाके यूँ सेट हो जाता है, फॉर्मिंग द बॉल एंड द सॉकेट जॉइंट। इस टाइप से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मेरे शोल्डर में दिखाई देगा, और ये मेरे फेमूर, जो फेमूर वाली हड्डी होती है ना, जो थाई हड्डी होती है उसको फेमूर बोलते हैं, उसमें भी दिखाई देगा। इससे हम हर तरह से लगभग मूवमेंट कर सकते हैं। दिस जॉइंट अलाउज फॉरवर्ड, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, साइडवेज एंड सर्कुलर, सभी मूवमेंट्स हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जो नॉर्मली आपको डोर में मिलता है। तो उसमें क्या होगा, अनलाइक द शोल्डर, एल्बो, हैंड्स एंड स्टैंड इन वन डायरेक्शन ओनली, एक डायरेक्शन में खुल पाएगा, जैसे डोर का होता है, उसे हिंज जॉइंट बोलते हैं। थर्ड वन इज पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट, ये देखो बेटा, यहाँ क्या दे रखा है, ये एक मेन हड्डी है जो किसी सर्कुलर उसमें कनेक्टेड रहती है, जो मेरे गर्दन में दिखाई देगी, वो बता रहा है नाउ ट्राई शेकिंग योर हेड नो। क्या करो, अपनी गर्दन को नो बोलने की ट्राई करो। नो, हाँ सर आता है, नहीं आता सर, जो अधिकतर आप लोग करते हो, आता है, नहीं आता सर, तो आप नो करके देखो। प्लेस योर हैंड एट द बैक ऑफ योर नेक के पीछे की तरफ हाथ रख के देखो, एंड फील द जेंटल मूवमेंट, और जो ये मूवमेंट हो रहा है ना, इसको फील करो। हाउ डज द नेक मूव सो फ्रीली,
आपकी गर्दन इतने अच्छे से क्यों मूव कर पाई बेटा? क्यों? क्योंकि जो स्कल है वो आपकी बैकबोन, स्कल कौन सी बेटा? ये खोपड़ी, और बैकबोन दिस इज स्पाइनल जो स्पाइन है आपकी उसे बैकबोन बोलते हैं, थ्रू अ पाइवट जॉइंट। दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है बेटा? पाइवट जॉइंट के थ्रू। जो आपकी स्पाइन है वो आपकी स्कल के साथ क्यों कनेक्टेड है? तो स्कल देखो कैसे मूव कर पा रही है, कर पा रही है सर। विच अलाउज द हेड टू मूव साइड टू साइड लाइक ए डोर नॉब टर्निंग इन इट्स सॉकेट। जो सॉकेट में मूव कर रहा है उस तरह कर पाएगा। फिक्स जॉइंट मैं समझा ही चुका हूं आपको। फिक्स जॉइंट आपके स्कल में मिल जाएगा जहां मूवमेंट नहीं होगा। उसके बाद ये बता रहा है कि आपके डिफरेंट पोज दे रखे हैं, हर एक पोज में देखो कौन कौन से मूवमेंट, कौन कौन सी हड्डियां काम में आ रही हैं, उसके बारे में आप और अच्छे से कर सकते हो। अब आता है स्केलेटल सिस्टम। द स्केलेटल सिस्टम इज हड्डियों का ढांचा, कंसिस्ट ऑफ ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। बोन्स का एक फ्रेमवर्क है बेटा, दैट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्ट्स डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन। ये आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और क्या करेगा बेटा? प्रोटेक्ट करेगा आपके डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन, जो अंदर में इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, उनको बचा के रखेगा। अब मान लिया किसी ने पंच मार दिया तो रिब केज पे ही लगता है, तो आपका इंटरनल हार्ट, लंग्स वगैरह तो बच गया। इट इंक्लूड्स द स्कल। इसके अंदर क्या क्या होगा? स्कल होगा, वर्टिब्रेट कॉलम जिसे हम स्पाइन बोलते हैं, एंड रिब केज। जो रिब केज ये फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल, स्कल के बेस से इट एक्सटेंड ए फ्लेक्सिबल कॉलम कॉल्ड द बैकबोन, और नीचे की तरफ ए बैकबोन जाती है जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम या फिर स्पाइन भी बोलते हैं। स्पाइन, यह बेटा स्पाइन जो किस टाइप की होती है? स्पाइन अलग अलग देखो यूं, इस टाइप की हड्डियां रहेंगी एक दूसरे के ऊपर। आई थिंक देयर आर 33 बोन्स, वो एक दूसरे के ऊपर होती है। इसीलिए हम देखो 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, कितने ही डिग्री पे हम यूं 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 मुड़ सकते हैं। लेकिन और किसी भी बॉडी पार्ट में, किसी भी बॉडी पार्ट में इस टाइप से मान लिया ये हड्डी है तो क्या ये यहाँ से मुड़ सकती है? नहीं मुड़ सकती, परमानेंट है। लेकिन जो हमारी स्पाइन है, जो ये बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक एक हड्डी नहीं है, कई हड्डियों का कॉम्बिनेशन है, कई हड्डियों का कॉम्बिनेशन है। फ्लेक्सिबल कॉलम कॉल्ड द बैकबोन मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ स्मॉल बोन, छोटी छोटी बोन से मिलकर बना है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रे। इट सपोर्ट द बॉडी एंड हेल्प अस स्टैंड अपराइट। हमें सीधा रखने में हेल्प करती हैं। हर एक उसके बीच में बेटा कार्टिलेज की डिस्क होती है, इस टाइप से डिस्क रहेगी, विच एक्ट एज ए कुशन, जो कि कुशन की तरह काम करेगी, झटका नहीं लगने देगी, एंड अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी, सो वी कैन बैंड एंड ट्विस्ट विदाउट इंजरिंग द इंटरनल स्पाइनल कोड। जो ये स्पाइन है इसके अंदर से एक स्पाइनल कोड जा रखी है, स्पाइन का धागा जा रखा है, जिसको नुकसान नहीं होने देगी। स्पाइनल कोड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करती है। और ये देखो जितना डिग्री पे आप चाहो उतना मुड़ सकते हो, बिकॉज ये जो हड्डियां हैं पीछे वाली, यहाँ जो हड्डियां आपको दिखाई देंगी, ये हड्डियां जितने एंगल पे चाहो उतने को मोड़ सकते हो। यू कैन फील द बोन्स अंडर योर चेस्ट। चेस्ट के अंदर भी हम कुछ बोन्स फील कर सकते हैं। दे आर योर रिब्स, उसे हम रिब्स बोलते हैं। यू हैव 12 पेयर ऑफ रिब। कितनी पेयर है बेटा? 12। लेफ्ट साइड में 12, राइट साइड में 12। दे आर नोन एज पेयर ऑफ रिब्स एंड टुगेदर दे फॉर्म द रिब केज। और दोनों को मिला के क्या नाम दिया? रिब केज। केज मतलब बक्सा सा, जो जिसके अंदर पूरा ये पूरी अपने इंटरनल ऑर्गन कैद हैं। द रिब केज एक्ट्स लाइक ए प्रोटेक्टिव केज टू प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स सच एज हार्ट, लंग्स वगैरह को बचाने के लिए हेल्प करते हैं। उसके बाद में ये बता रखा है कैसे हड्डियाँ वगैरह का हेल्प कर सकते हो आप योगा वगैरह का यूज़ करते हुए, सूर्य नमस्कार का यूज़ करते हुए। थिंक एज ए साइंटिस्ट में अच्छा समझा रखा है। इसी के साथ यहाँ ये ब्रीजिंग साइंस एंड सोसाइटी में यहाँ एक इंटरेस्टिंग है, इसको मैंने हाईलाइट कर रखा है आपके लिए। यहाँ क्या बताया? इन नेचर प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैव ऑब्जर्व अ डिजीज इन प्लांट कॉल्ड क्राउन गैल डिजीज। ये देखो उसकी इमेज दिखा रखी है बेटा। ये देखो पेड़ के ऊपर इस टाइप से देख रहे हो कैसे मोटा मोटा सा बाहर निकला हुआ है, जिसका नाम, बीमारी का नाम रखा है इन्होंने क्राउन गैल डिजीज। इन दिस डिजीज ट्यूमर लाइक स्वेलिंग्स, ट्यूमर्स टाइप डेवलप होने शुरू हो जाते हैं ड्यू टू रैपिड एंड अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। जो लास्ट चैप्टर में मैंने कैंसर के बारे में डिस्कशन किया था, हमारी बॉडी में भी जब सेल बहुत तेज़ी से डिवाइड होने लग जाए अनकंट्रोल्ड वे में, तो वो एक ट्यूमर का फॉर्म ले लेते हैं और फिर वो कैंसर बन जाते हैं। तो वही बता रहा है सेल डिवीजन होते होते इतना ज़्यादा बढ़ गया कि देखो कितना बाहर निकल गया है। द डिजीज इज कॉज्ड बाई बैक्टीरियम, एक बैक्टीरिया के कारण होता है जिसका नाम क्या है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। ये उसका नाम है। नाम से ज़्यादा परेशान मत हो, एक
मतलब ये मान लो एक बैक्टीरिया के कारण ये बीमारी होगी, ठीक है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, ये बीमारी तो होगी लेकिन साइंटिस्ट तो स्मार्ट होते हैं, उस बीमारी का यूज करते हुए एग्रोबैक्टीरियम इज यूज्ड एज ए टूल, उसका यूज करते हुए टू इंट्रोड्यूस यूजफुल जीन्स का यूज किया इनटू द प्लांट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएबल फाइटोकेमिकल्स, नए टाइप के केमिकल डिजाइन करने के लिए, इंप्रूव क्रॉप्स, नए टाइप की क्रॉप डिजाइन की, एंड डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी, और ऐसी वैरायटी, ऐसे बीज तैयार किए जिससे जो कि डिजीज रेजिस्टेंट हो, डिजीज से बचा दे मेरे पौधों को, ऐसी वैरायटीज तैयार कर दी। तो आने वाले टाइम में आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। अगर 6, 7, 8 वाली क्यूरियोसिटी, 9, 10 वाली एक्सप्लोरेशन के हिसाब से आप चलते रहे, हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करना सीखते रहे, तो आप कर लेंगे। विद दिस आपका ये चैप्टर यहाँ खत्म हो रहा है। मज़ा आया हो, कनेक्टेड फील किया हो, लगा हो कि मैंने कुछ अच्छा पढ़ाया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।